देखिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लेबर कॉस्टिंग, और बड़े ध्यान से सारी बातें सुनिए जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरर यदि किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कस्टमर को सेलिंग प्राइस कितनी बताएंगे और उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो सेल वैल्यू कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हर एक मैन्युफैक्चरर ये सारी चीजें आपसे जानना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में वो ये समझना है कि जो प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर के लिए बना के देना है उस प्रोडक्ट को बनाने में मैन्युफैक्चर की टोटल कॉस्ट कितनी है। क्योंकि टोटल कॉस्ट निकलने के बाद जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, आप यदि उतना प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए दिक्कत वाली बात कहां पे कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मैन्युफैक्चर का टोटल खर्चा कितना है, ये हम दो तरीके से निकालते हैं। एक एस्टिमेटेड बेसिस पर और दूसरा आपके पास है एक्चुअल बेसिस पर। पहला हो गया आपके पास में एस्टिमेटेड बेसिस, दूसरा आपके पास है एक्चुअल बेसिस। सपोज कोई कस्टमर हमारे पास में किसी भी दिन आ सकता है, या साल के शुरू में आएगा या साल के एंड में ही आएगा। आपको क्या लगता है कोई भी कस्टमर जो हमसे गुड्स खरीदना चाहता है वो कब आएगा, ईयर के एंड में या ईयर के बिगनिंग में या ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी आ सकता है। तो उसका मतलब है कि हम एक्चुअल बेसिस पे आंसर आपका कब बता सकते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। सपोज करते हैं हमारा एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2022 है या 31 दिसंबर 23 हो सकता है। तो यदि 31 दिसंबर 23 को यदि कोई कस्टमर आएगा तब तो मैं एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे आंसर उसको बता सकता हूं। मान लो कोई कस्टमर हमारे पास में 31 दिसंबर 2023 को आएगा, तो उस समय मैं उसे कौन सी कॉस्ट बता पाऊंगा, एक्चुअल कॉस्ट निकाल के बता पाऊंगा, और जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए उतना जोड़कर मैं उसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस बता सकता हूं। लेकिन कब, 31 दिसंबर 2023 को यदि कोई कस्टमर आता है तब। लेकिन यदि कस्टमर 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी 2023 को आ जाता है तो फिर क्या मैं उसको एक्चुअल कॉस्ट बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट का तो पता कब लगना है मुझे, 31 दिसंबर 23 में, क्योंकि ईयर एंड मेरा कब होगा, 31 दिसंबर 2023 को होगा। तो ऐसे केस में जहां पर मैं एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ईयर एंड अभी हुआ नहीं है, वहां मुझे आंसर कौन से बेसिस पे देना पड़ेगा, एस्टिमेटेड बेसिस पे देना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है। पहला पॉइंट तो आपके पास ये आता है कि आपको अपना आंसर एस्टिमेटेड बेसिस पे रिक्वायर्ड कब होगा, जब कोई भी कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी दिन आ जाए आपसे सामान खरीदने और आपसे पूछे उसकी सेलिंग प्राइस बताइए कितनी है, और आप क्या कहोगे कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल बेसिस पे हम आपको नहीं बता पाएंगे, कौन से बेसिस पे देंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे देंगे। तो उस केस में जहां पे आपको अपना आंसर एस्टिमेटेड बेसिस पे देना होगा वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज सीएमए की, जो आपको अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकाल के देंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे देंगे। तो उसका मतलब है यदि मुझे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच में या इनमें से कोई भी पर्टिकुलर डेट पे आंसर चाहिए तो वो सभी आंसर मुझे कौन से बेसिस पे मिल सकते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो सीएमए अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कौन से बेसिस पे करते हैं, यूनिफॉर्म बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, यूनिफॉर्म का मतलब है वो कहते हैं जो खर्चा हम 1 जनवरी को कर रहे हैं मान के चलेंगे वही खर्चा हमने 2 जनवरी को भी करना है, वही खर्चा में 3 जनवरी को भी करना है, वही खर्चा में 4 जनवरी को भी करना है। क्या ऐसा हमेशा होता है कि सेम कॉस्ट डेली लगेगी, नहीं। प्राइस इन्फ्लेशन आता रहता है, कभी प्राइस कम हो जाती है कभी प्राइस ज्यादा। इस समय आपके सामने जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर का, और दिल्ली शहर में दिसंबर में थोड़ी ठंड होती है। मैं एसी चलाने के मूड में हूं, आप
मना करने के मूड में कि सर एसी मत चलाओ, तबीयत खराब हो सकती है। एसी ना चलाने की वजह से क्या हुआ, इस महीने का मेरा बिजली का बिल क्या आएगा, कम आएगा, जिससे मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पढ़ाने की, कम। बट जब मैं यूनिफॉर्म बेसिस पे काम करूंगा तो मैं क्या मान के चलूंगा, गर्मी का टाइम हो या सर्दी का टाइम हो, बरसात का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, एसी हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म बेसिस। तो वहां पे हर महीने मेरी कॉस्ट क्या आएगी, सेम आएगी। यदि हर महीने मैं 12 क्लास पढ़ा रहा हूँ, 15 क्लास पढ़ाता हूँ, 20 क्लासेज लेता हूँ और डेली एसी ऑन होता है उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मेरी एवरेज कॉस्ट तो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही आएगी ना। तो जहां पर हमारे कॉस्ट से कंटेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे, वहां पे वो बेस क्या लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म। वो कहता है जो खर्चा हमने आज किया है उतना ही खर्चा हम कल करेंगे, उतना ही खर्चा परसों, उतना ही खर्चा अगले दिन। उससे एक चीज का फायदा क्या होता है, कस्टमर किसी भी दिन आ जाए और हमसे वो डेली कॉस्ट पूछता कितनी है। मान लो 1 जनवरी को आ गया, उसने कहा जी पेन बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा 10 रुपये। 2 जनवरी को आ गया, मैंने कहा पेन बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी है, फिर मैंने क्या जवाब दिया, 10 रुपये। 15 फरवरी को आ जाए 10 रुपये, 15 अगस्त को आ जाए और 20 अगस्त को आ जाए, 15 सितंबर को आ जाए, 25 सितंबर को आ जाए, जवाब क्या मिलेगा उसको हर बार। उससे उसके दिमाग में क्या पॉइंट फिक्स होगा कस्टमर के, यार किसी भी दिन मैं सामान खरीदूं प्राइस क्या रहती है, सेम ही रहती है, कभी भी खरीद सकता हूं। तो ऐसे में हमारे पास कोई भी कस्टमर पूरे साल कभी भी आ जाए, हमारी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। और उसकी वजह क्या है, यूनिफॉर्म बेसिस पे हमारे जो वर्कर हैं उनकी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं कि वो डेली सेम बेसिस पे काम करते हैं। रोज वर्कर 8 घंटे काम करने आ रहे हैं तो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 ही घंटे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए पहला पॉइंट तो ये आपके पास में। दूसरा पॉइंट, जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए किसी प्रोडक्ट की, टोटल कॉस्ट हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फिनिश गुड बनाने की, मतलब प्रोडक्ट की। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर। तो उस केस में टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी, टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज लोगे। सबसे पहला खर्चा आपका कौन सा होगा, मटेरियल कॉस्ट। सेकंड आपके पास है लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। थर्ड आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हैं या फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे हम जब कर देंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्या पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। अब पॉइंट है कि किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, किसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर को अपनी टोटल कॉस्ट निकालने में यदि मटेरियल कॉस्ट कितनी है वो जानना है तो उसके लिए जिस मेथड का, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। लेबर कॉस्ट कितनी है उसे कंप्यूट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं लेबर कॉस्टिंग। आपके पास में जो फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, ये 3 खर्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिनका ऑल्टरनेटिव नेम है ओवरहेड। इन्हें कंप्यूट करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, इसे कंप्यूट करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं यूनिट कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। ये सारे आपके एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। ये लेबर कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, लेबर कॉस्टिंग। उस समय बस याद नहीं आता, पता सबको होता है। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कह सकते हैं। लेबर कॉस्ट के लिए लेबर कॉस्टिंग होगी, मटेरियल के लिए मटेरियल कॉस्टिंग होगी। आज की क्लास में हम शुरू क्या करें, लेबर कॉस्टिंग। अब लेबर कॉस्ट पहला पॉइंट हम किसके लिए निकाल रहे हैं,
एम्प्लॉयर के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब जिसकी फैक्ट्री में काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरर। अब वो लेबर कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कोई भी पर्सन जब खर्चा करता है वो किसके लिए सोचेगा? अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए सोचेगा। दूसरे के लिए कौन सोचता है? ठीक है ना। दूसरे के लिए आप तभी सोचोगे जब आपको लगता है उसके सोचने से कुछ फायदा हमारा भी है। अब वर्कर की सैलरी बढ़ाने का मन किसी एम्प्लॉयर का करेगा? नहीं। कब बढ़ाने का मन करेगा? जब लगता है कि उसकी सैलरी के बढ़ाने से 10 रुपये बढ़ाएंगे सैलरी और हमारे को 50 रुपये का फायदा होगा। यदि हम अपने वर्कर की सैलरी 10 रुपये बढ़ा दें और 10 रुपये बढ़ाने की वजह से वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दें हमारे यहाँ, और 2 घंटे में हमारे यहाँ 20 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, जिससे 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उस 50 रुपये के प्रॉफिट में से हमने कितने रुपये दे दिए वर्कर को? 10 रुपये दे दिए। और वर्कर को क्या एहसान दिखा रहे हैं? तेरी सैलरी मैंने कितनी बढ़ा दी? 10 रुपये। तो कहने का मतलब कोई किस पे एहसान ही नहीं कर रहा। आप उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है, जिसमें से आपने 10 रुपये दे भी दिए तो कितने बच गए आपको? 40 बच गए। तो अपना फायदा देखा तब जाके आपने किसके बारे में सोचा है? वर्कर के बारे में सोचा है। ठीक है जी, इतना। हाँ जी, पहले सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहला काम है आपका टोटल कॉस्ट कितनी है वो निकालना आपको। और टोटल कॉस्ट को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस और एक्चुअल बेसिस। जिसमें एक्चुअल बेसिस के लिए आपको ईयर एंड तक वेट करना पड़ेगा और ईयर एंड तक वेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हम अपना आंसर कौन से बेसिस पे करते हैं? एक्चुअल बेसिस पे या एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड, जहाँ पे सारा काम हमने किसको दे दिया? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। क्या ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। फिर हमने उनसे क्यों नहीं करवाया? क्या उनकी नॉलेज हमसे कम थी या ज़्यादा थी? पहला पॉइंट है कि उनका काम ईयर एंड पे होगा, इनकर होने के बाद। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कौन से काम की? एक्चुअल कॉस्ट निकालने की। और यदि वही पर्सन एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकाले, वही एक्चुअल निकाले और दोनों कॉस्ट में डिफरेंस आ गया तो बाद में उसको जवाब देना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि मेरे को जवाब ना देना पड़े, तो वो क्या कहेगा? जो मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वही मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, और बिना एक्चुअल कॉस्ट निकाले ही एस्टिमेटेड कॉस्ट को क्या बोल देंगे? एक्चुअल कॉस्ट। तो इससे एक्चुअल कॉस्ट तो कभी पता लगेगी नहीं। ठीक है ना भाई? आपने पेपर बनाना है, आपने पेपर चेक करना है, आपने पेपर करके आना है। कितने नंबर आएंगे आपके? 100 में से 100। कौन विश्वास करेगा? पास होने के चांसेस नहीं है और आपके 100 में से 100 आ रहे हैं। रैंक वन पूरे इंडिया में सभी बच्चों की रैंक 1 आ रही है, रैंक 2 वाला कोई मिला ही नहीं बच्चा हमें। तो जब सबको पता लग गया यार यहाँ तो रैंक 1 ही आती है हर बच्चे की, तो कौन आपके रिजल्ट पे विश्वास करेगा? वो कहेगा फर्जी कोर्स है, बंद करो उसको। बस समझ में आ रही है? तो एक्चुअल की जानकारी हमें डिफरेंट पर्सन से लेनी होगी और एस्टिमेटेड की जानकारी हमें डिफरेंट पर्सन से, क्योंकि दोनों पर्सन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट कर लिया इतना सबने? चैप्टर बहुत सिंपल है, खैर पूरी कॉस्टिंग ही बहुत सिंपल है। कंडीशन है रोज आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे कहते क्या बोल दिया सर ने, रोज पढ़ना पड़ेगा। एक बार में पास होना चाहते हैं रोज पढ़ो, बाकी कितनी बार में पास होना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहते हैं बच्चों के फोन हमारे पास आने चालू, सर इस चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, इसमें से भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मैंने कहा जो छोड़ के जाओगे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 50 क्वेश्चन है, उसमें से भी 10 बोल दिया, अब 10 में से भी करे और बताओ, तो पेपर मैंने थोड़ी बनाने, मैंने बनाया होता तो वही क्वेश्चन देता आपको करने के लिए सिर्फ, बट एग्जाम में आते नहीं वो क्वेश्चन। देख लिया यहां तक सबने? चलिए पॉइंट नंबर 2, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस और सेलिंग। जिसमें मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल सीएमए करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए लेबर कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए ओवरहेड कॉस्टिंग, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट कॉस्टिंग आप कह सकते हैं या फिर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। पॉइंट यह है कि जब मैं मैन्युफैक्चर के लिए लेबर कॉस्ट निकालने जा रहा हूं तो कौन सी लेबर कॉस्ट निकालने जा रहा हूं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? यानी मैन्युफैक्चर के लिए मुझे लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन करनी है,
पहला पॉइंट है कि आज फैक्ट्री के अंदर यदि मैं एज एन अकाउंटेंट जाता हूं और मैन्युफैक्चरर मुझसे कहते हैं जी हमारी लेबर कॉस्ट बताओ, तो पहले तो मेरा दिमाग खराब हो गया, कौन सी लेबर कॉस्ट निकालूं वहां जाके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? सामने देख के बताओ, मेरी तरफ मत देखो। कौन सी निकालनी है? डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट तो कहां कवर होती है भाई? ओवरहेड में। लिखा तो आपके सामने इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो सारी की सारी कहां पे कवर होगी? ओवरहेड कॉस्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीजें कहां पे कवर होती है? ओवरहेड में। तो 2 मिनट पहले तो आपको ये बताते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। किसी प्रोडक्ट को बनाते टाइम यदि कोई भी कॉस्ट पर यूनिट बनाने में कितना खर्चा होगा आसानी से कंप्यूट हो जाए, इजिली कंप्यूट हो जाए, कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट है। और यदि इजिली कंप्यूट ना हो तो कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट है। इस रूम में आप बैठे हुए हैं, लेबर कॉस्ट का चैप्टर चल रहा है। मान लो आज की क्लास में मैं आपको 2 घंटे पढ़ाता हूं और आपसे मैं पूछूं इस प्रोजेक्टर का जो यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन कितना है आपके ऊपर। कई बच्चों ने प्रोजेक्टर देखा लेकिन वो आंसर नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनको ये नहीं पता प्रोजेक्टर की कॉस्ट कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है। सिर्फ उनको ये पता है आज हमने प्रोजेक्टर का यूज कितना किया, 2 घंटे। क्या वो 2 घंटे खाली उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए हुआ था या क्लास में जितने बच्चे बैठे सबके लिए? सबके लिए। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन मुझे निकालना पड़ेगा 1 घंटे का, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, और वो लाइफ किस में चाहिए? आवर्स में, ताकि 1 घंटे का डेप्रिसिएशन पता लगे। पता चला प्रोजेक्टर की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए और इसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए, तो इसका मतलब नेट कॉस्ट कितनी होगी? 40,000 माइनस 5,000, 35,000। और जब प्रोजेक्टर खरीदा तो बेचने वाले ने कहा कि 3500 घंटे इसकी लाइफ है, 3500 आवर्स इसकी लाइफ है, 3500 घंटे बाद प्रोजेक्टर तो ऑन होगा बट डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो उसका ना 35,000 को जब मैंने 3500 से डिवाइड किया तो 1 घंटे प्रोजेक्टर का खर्चा कितना आया? 10 रुपए। तो डेप्रिसिएशन पर आवर कितना आया? 10 रुपए। आज की क्लास में प्रोजेक्टर कितनी देर यूज हुआ? 2 घंटे। तो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? 20 रुपए का। मान लो क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 20 रुपए का खर्चा किस पे डालेंगे? 50 पे। 100 बच्चे बैठे तो 100 पे, 500 बैठे तो 500, 10 बैठे तो 10 पे। तो पर आवर खर्चा पहले निकालना पड़ेगा, फिर पर स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। आसानी से काम हो गया, बड़ी मेहनत लगी? मेहनत में सबसे पहले कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू ढूंढनी होगी, उसकी लाइफ ढूंढनी पड़ेगी, फिर कितनी देर क्लास चली, फिर क्लास में कितने बच्चे बैठे थे, फिर एक बच्चे का खर्चा कितना है। निकल तो गया आंसर बट बहुत आसानी से नहीं निकला, ढूंढने में टाइम लगा। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सेम एग्जांपल ले सकते हैं, इस रूम का रेंट एक स्टूडेंट पे आज की क्लास का कितना है, तो पहले रेंट पता लगाना पड़ेगा। तो रेंट मैंने दिया, उसका बर्डन कितने दिन से रिकवर करना है, मतलब वर्किंग डेज कितने, उससे डिवाइड करूंगा, 1 वर्किंग डेज का रेंट निकलेगा, फिर वो पूरे दिन का निकलेगा, उसमें से आज कितनी देर पड़ा है उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने वो काउंट करना पड़ेगा। मतलब जहां पे प्रोसेस काफी बड़ा हो जाता है एक स्टूडेंट का आंसर निकालने के लिए, वहां कौन सी कॉस्ट लग गई? इनडायरेक्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया आपके पास में, रूम का रेंट हो गया, प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट। जो मेरे स्टाफ हैं उनकी मैं सैलरी पे कर रहा हूं, बता सकते हो कि आपके ऊपर मैंने कितना खर्चा किया आज उनका? पहले तो आपको स्टाफ की सैलरी पता लगानी पड़ेगी, नंबर ऑफ स्टाफ कितने वो पता लगाने पड़ेंगे, कितने स्टाफ आपके लिए यूज हो रहे हैं, कितने स्टाफ आपके लिए यूज हो नहीं रहे। मान लो 4 स्टाफ है, 2 आपके लिए यूज होते हैं, 2 यूज नहीं हो रहे, तो जो 2 स्टाफ आपके लिए यूज होंगे उन्हीं का बर्डन आप पे डालूंगा या सबका डाल दूंगा? जिनका यूज आपके लिए कर रहा हूं, हो सकता है 2 किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज होते हो। बात समझ में आ गई? तो कौन सा पर्सन किसके लिए यूज हो रहा है, पहले तो स्टाफ ढूंढने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट। नोट कर लिया सबने यहां तक? तो चैप्टर के में सबसे पहले हमें लेबर कॉस्ट ढूंढनी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पे हम कौन सी लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट एम्प्लॉइज, डायरेक्ट वर्कर्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक हमारी फैक्ट्री है,
उस फैक्ट्री में एक मशीन लगा रखी है हमने, इस मशीन में हमें मटेरियल डालने के लिए ये आपका इनपुट हो गया। कोई ना कोई वर्कर इस मशीन को क्या कर रहा होगा, ऑपरेट करेगा। तो ये जो वर्कर है ये हमारे लिए कौन सा वर्कर है, डायरेक्ट वर्कर है या इनडायरेक्ट वर्कर है? ठीक है जी। एक पर्सन होगा जो चेक कर रहा होगा कि इस वर्कर के द्वारा जो प्रोडक्ट बना, जो आउटपुट बना, वो उस आउटपुट को क्या कर रहा होगा, सुपरवाइज कर रहा होगा। तो वो आपके लिए क्या हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इनडायरेक्ट वर्कर हो गया। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वर्कर। ये आपके लिए कौन सा वर्कर है, डायरेक्ट वर्कर। अच्छा, एक वर्कर और भी होगा जो हमें यहां पर मटेरियल लाके दे रहा होगा, ठीक है ना। एक और वर्कर होगा जो हमें यहां पर हैवी मटेरियल लाके दे रहा होगा, ठीक है ना। सपोज करते हैं हमने यहां पे हमने हैवी मटेरियल रखा हुआ है, स्क्रीन से ये हमें मटेरियल लाके दे रहा है ताकि उस मटेरियल को हम इस मशीन में डाल सकें। तो ये जो वर्कर है जो क्रेन चला रहा है या ट्रॉली चला रहा है, जो भी मोटर यूज कर रहा है, वो कौन सा वर्कर है, इनडायरेक्ट वर्कर। अच्छा, इसी वर्कर को हमने खाली डायरेक्ट क्यों कहा, क्या इसकी शक्ल पे लिखा है मैं डायरेक्ट वर्कर हूं? तो डायरेक्ट वर्कर की पहचान कैसे होती है, जो मशीन को ऑपरेट करता है, मशीन को चलाता है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यह हमारे कुछ बटन्स हैं जो मशीन में लगे हुए हैं, इन बटन्स को प्रेस करने का काम, मशीन को ऑन करना, ऑफ करना, डिजाइन को फिक्स करना, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये वाला वर्कर कर रहा है। तो जो वर्कर मशीन को ऑपरेट करता है वो वर्कर डायरेक्ट है, उसके अलावा दुनिया के सारे वर्कर कौन से, इनडायरेक्ट है। अब शोरूम में जो सेल्समैन है वो कौन सा वर्कर है, इनडायरेक्ट है। डिलीवरी वैन का यूज करके हम गुड्स को डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर पे, तो जो ड्राइवर होगा डिलीवरी वैन को चलाने वाला वो कौन होगा, इनडायरेक्ट होगा। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे के सारे कौन से वर्कर हैं, इनडायरेक्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी पर्सन मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा। तो सिंपल सी पहचान क्या है, मशीन को चलाने वाला वर्कर डायरेक्ट है, बाकी सारे इनडायरेक्ट है। तो आज हम जो लेबर कॉस्ट निकालने आए हैं वो किसकी निकाले हैं, इस पर्सन की लेबर कॉस्ट ढूंढ रहे कि इस पर्सन ने इस मशीन को चलाने के लिए हमसे कितने रुपए मांगे होंगे, या इसके लिए हमने कितने रुपए खर्च किए। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट तो यह कि आप अपना आंसर निकाल किसके ले रहे हैं, सुपरवाइजर के लिए, या जो हैवी मटेरियल को आपके पास लेके आ रहा है, क्रेन जो चला रहा है उसको, उसकी लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं, या फिर जो आपका मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मैनेजर जिसको कहते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ काम करता है, कहाँ का इंचार्ज होता है, फैक्ट्री का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है जनरल मैनेजर, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है जी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं, उनकी जो सैलरी निकाल रहे हैं वो कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो मशीन पे प्रोडक्शन नहीं कर। तो जिनका सीधा सीधा रिलेशन है प्रोडक्शन से वो डायरेक्ट है, जिनका सीधा सीधा रिलेशन नहीं है वो इनडायरेक्ट है। सिंपल सी बात है। इस समय मैं, ये एक मशीन है जिससे आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इससे कनेक्टेड हूं, तो मैं आपके लिए एक तरीके से क्या बन गया, डायरेक्ट। और मैंने अपने स्टाफ से कहा, मैंने कहा पेन ला के दे दो मुझे, एक बुक ला के दे दो, प्रोजेक्टर ऑन कर दो, प्रोजेक्टर ऑफ कर दो। वो पढ़ा थोड़ी रहे, बट पढ़ाने में कहीं ना कहीं मेरी मदद कर रहा है, इनडायरेक्ट है। नोट कर लिया सबने? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको किसकी निकालनी है, उस वर्कर की जो वर्कर मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है सबने? लिखो फटाफट से।
देखिए, जब कभी भी हम लेबर कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि हमें जो आंसर निकालना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय का मतलब वर्कर। बताओ भाई, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमें किसके दिमाग से काम लेना पड़ेगा, किसकी सोच रखनी पड़ेगी अपने माइंड में, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय से हमें कोई लेना देना नहीं है। पैसा जो खर्च कर रहा है कॉस्ट तो उसके लिए ना, वर्कर तो पैसा कमा रहा है उसके लिए तो अर्निंग है, उसके लिए कॉस्ट थोड़ी है। यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो जो आपको सैलरी दे रहा है उसके लिए खर्चा, आपके लिए तो कमाई है, आपके लिए खर्चा थोड़ी है। तो कॉस्ट किसके लिए, जिसने पेमेंट करनी है, पैसा देना है। किसने पैसा देना है, एम्प्लॉयर ने देना है। तो कॉस्ट किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। अब इस पूरे चैप्टर में लेबर कॉस्टिंग में हमें क्या क्या चीजें निकालने को सीखनी हुई, मतलब क्या क्या चीजें सीखनी है इस चैप्टर में। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं लेबर कॉस्ट के अंदर टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है। एक आपके पास में आ जाएगा वेजेस पर आवर, लेबर टर्नओवर, हर एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, लेबर कॉस्ट बताइए टोटल कितनी है आपकी, वेजेस पर आवर बताइए, 1 घंटे काम करने का वर्कर का वेजेस कितना है। नेक्स्ट आपके पास है लेबर टर्नओवर रेट कितना है। तो लेबर टर्नओवर रेट आपको क्या बताते हैं कि जो वर्कर आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो क्या वो मरते दम तक काम करते रहेंगे आपके यहाँ पे, या हो सकता है उनको दूसरी कंपनी में कोई अच्छा काम मिल जाए, प्रमोशन हो जाए और वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाए। पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो लेबर टर्नओवर का मतलब है फ्लक्चुएशन ऑफ वर्कर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का फ्लक्चुएशन कितना है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, या बहुत कम अच्छा है। कोई वर्कर ने आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया 18 साल की उम्र में और 58 साल मान लो रिटायरमेंट एज है या 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज है, और तब तक वो आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाता, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, बोलो भाई। तब तक अच्छा है जब तक वो हमें कमा के दे रहे। पता लगा जितना हम उसको दे रहे हैं सैलरी उतने रुपए का रेवेन्यू भी वो जनरेट नहीं करता हमारे लिए, ठीक है ना। एम्प्लॉय परमानेंट है, हम उसको निकाल नहीं रहे, जबरदस्ती हमने उसको रखा हुआ है, महीने का 1 लाख रुपए दे रहे हैं, काम वो करता 30-40 हजार रुपए का, और हम उसे कितना दे रहे हैं, 1 लाख। आपको क्या लगता बढ़िया, 40 हजार रुपये कमा के देगा, 1 लाख हम उसको दे रहे हैं, हमें तो हर महीने कितने का नुकसान है उसको रख के, 60 हजार रुपये का। और दूसरा नुकसान क्या है, जो दूसरे वर्कर पोटेंशियल वर्कर हैं वो जब देखेंगे यार ये वर्कर काम करता है 40 हजार का और उसको मिलते 1 लाख हैं, तो दूसरे वर्कर भी मेहनत करेंगे क्या, उसको क्या लगेगा यार कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो कम मेहनत करो ना। तो दूसरा वर्कर क्या करता है, मैं 30 हजार का ही काम करता हूँ, मुझे भी 1 लाख मिलेंगे, और कम मेहनत करेंगे, तीसरा वर्कर और कम मेहनत करेगा, चौथा वर्कर और एक दिन क्या होगा, कंपनी ही आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे वर्कर जो लेजी वर्कर है या पोटेंशियल वर्कर्स नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहते और ना खुद करते ना करने देते हैं दूसरों को, क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो लेबर टर्नओवर होना चाहिए, लेबर टर्नओवर होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम का मतलब आप किसी को निकाल ही नहीं रहे, और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा का मतलब आज आया 4 दिन काम किया फिर निकाल दिया, 5 दिन काम किया फिर निकाल दिया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बस ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, डीटीसी हो गया। अब डीटीसी वालों के यहाँ पे जो बस ड्राइवर है वो यदि मान लीजिए 58-56 ईयर का हुआ, तो आपको क्या लगता है नंबर ऑफ ट्रिप एक दिन में बस के कितने चक्कर लगा पाएगा वो, क्या लगता है उसकी एज के हिसाब से उसको लगता है वो फास्ट चला पाएगा। सबसे ज्यादा उसको डर क्या होगा, यार मुझसे किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे जेल ना जाना पड़े, दिमाग पे उल्टे सीधे पॉइंट, मेरी फैमिली को कौन देखेगा। वो फैमिली के चक्कर में जहां एक दिन में 5 चक्कर लग सकते थे, 5 चक्कर का मतलब क्या,
ए पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। मतलब आपकी बस नंबर है 740, आपने देखा होगा यहाँ पे बस जाती है आनंद विहार से उत्तम नगर, बस नंबर लिखा होता है। तो आनंद विहार आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उत्तम नंबर जो उत्तम नगर है वो एंडिंग पॉइंट हो गया। फिर वो बस वापस उत्तम नगर से चल के कहाँ आएगी? आनंद विहार। इसे कहते हैं वन ट्रिप, जाना प्लस आना। एक नॉर्मल पर्सन 18-20 साल का यदि उस बस को चलाता, जोश में होता, दुनिया में आगे निकलने की होड़ होती उसके मन में, तो मुझे इससे आगे निकलना है, कोई मेरे से आगे ना निकले। उसका फायदा किसको मिलता? डीटीसी वालों को। जहां 5 चक्कर लगने थे वो कितने लगा देता? 6 चक्कर लगाने का मतलब 6 बार पैसेंजर एक जगह से आएंगे जाएंगे, रेवेन्यू कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। वहीं पे 58 साल का बंदा, 57 साल का या 50 साल का बंदा बस चला रहा होगा, वो नंबर ट्रिप 5 की जगह 3 ही चलाएगा पूरे दिन में। इससे रेवेन्यू का क्या होगा? लॉस होगा। 18-20 साल वाले की सैलरी भी कम होगी, उसने लेटेस्ट ज्वाइनिंग की होगी। 58 साल वाले का पता नहीं कितनी बार इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले क्या करेंगे? तो हम पे बोझ बन गया, वीआरएस दो फटाफट से, इसको जल्दी से इसको निकालो। नहीं तो नौजवान बंदे भी क्या कहेंगे? हमें पैसे कम मिल रहे हैं जबकि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, और ये काम कम कर रहे हैं, इनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो मोटिवेट नहीं कर पाएंगे ना एक्सपीरियंस वर्करों ने, डिमोटिवेट करेंगे। तो वहां पर वर्कर का निकालना भी जरूरी है। तो लेबर टर्नओवर रेट क्या बताता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का? कि वर्कर किस स्पीड से बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, किस स्पीड से बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। ये स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। कॉल सेंटर में ये स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा। वहां पे आप किसी भी दिन चले जाओ, वॉकिंग इंटरव्यू चलता रहता है, लोग आते रहते हैं। लोग 2 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, छोड़कर चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास है, टोटल लेबर कॉस्ट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। मतलब टोटल लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है? एक वर्कर को क्या क्या चीजें मिलती हैं एक एम्प्लॉयर से। एक एम्प्लॉयर उन्हें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते होंगे? सबसे पहला बेसिक वेजेस। बेसिक का मतलब है मिनिमम वेजेस। मिनिमम का मतलब गारंटीड वेजेस। गारंटीड का मतलब एक बार वर्कर फैक्ट्री में आ गया काम करने के लिए, आप उससे काम करवाएं या आप उससे काम ना करवाएं, उसके जाने तक जितना समय उसने डिवोट किया, उस समय के आपको क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। मान लो आपका स्टाफ सुबह 9 बजे आ गया और शाम को 6 बजे जा रहा है, तो सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने आवर्स हो गए? 9 से 6 में 8 घंटे होते हैं। बताओ यार, कमाल कर दिया तुमने तो। सुबह 9 बजे आ रहे हैं और शाम को 6 बजे जा रहे हैं, तो 9 से लेकर 12 तक 3 घंटे, 12 से 6 में 6 घंटे, 9 और 3 9 और कितना, मतलब टोटल 9 हो गया ना। 3 + 6 कितना आएगा? 9 आवर्स हो जाएंगे। तो 8 घंटे नहीं होते भैया, कैलकुलेशन सही करें अपनी। मैं ये कह रहा था कि यदि सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक 6 बजे तक वर्कर हमारी फैक्ट्री में रहता है, तो उसने टाइम कितना डिवोट किया? 9 घंटे। तो वो पैसे किसके लेके जाएगा आपसे? 9 घंटे के। क्या आपको लगता है वर्कर ने लगातार 9 घंटे काम किया होगा नॉन स्टॉप? नहीं, मशीन थोड़ी है। मशीन थोड़ी है कि लगातार 9 घंटे चले, इंसान है। तो ऐसे में हमें बीच बीच में उसको ब्रेक भी देने पड़ेंगे। लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, रिलैक्सेशन ब्रेक हो गया, कि कोई काम नहीं करना, 10 मिनट आपको रिलैक्स दिया जा रहा है, बातें करो, इधर उधर से गपशप करो, माइंड को रिलैक्स करो। तो वो सारे ब्रेक्स आपने दिए, उन्हें हम कहते हैं आइडियल टाइम। क्या कहते हैं? आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम की वेजेस भी देनी पड़ेगी। आइडियल टाइम वेजेस का मतलब क्या है? वो टाइम जो वर्कर ने खराब कर दिया। कब खराब किया? छुट्टी करके या ऑफिस में आने के बाद काम नहीं किया, फैक्ट्री में आने के बाद काम नहीं किया। कौन सा आइडियल टाइम की बात चल रही है? फैक्ट्री में आने के बाद उसने काम नहीं किया। तो जितनी देर उसने काम नहीं किया, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, मान लो 2 घंटे काम नहीं किया 9 घंटे में से, तो पैसे किसके लेके जाएगा वो? सोचिए, बोलना। सुबह 9 बजे आया, शाम को 6 बजे गया, टाइम कितना डिवोट किया उसने? 9 घंटे। पैसे कितनी देर के लेके जाएगा? 9 घंटे के, 9 आवर्स के। उन 9 आवर्स में से 2 आवर्स उसने काम नहीं किया, अब पैसे किसके लेके जाएगा? 9 के लेके जाएगा। 2 आवर्स कब काम नहीं हुआ? वर्कर के आने के बाद आपकी फैक्ट्री में। इसका मतलब आपका सुपरवाइजर की गलती है, उसने उसको 2 घंटे काम करने से क्यों नहीं मना करा? काम कर, रोका क्यों नहीं उसको कि आराम क्यों कर रहे तू? तो वर्कर कहता है यदि आप मुझे आराम नहीं करने दोगे तो शुरू में जो पहली क्वांटिटी बनाई होगी वो तो अच्छी बनेगी, दूसरी भी ठीक बन जाएगी, तीसरी भी ठीक बन जाएगी, लेकिन हो सकता है चौथी, पांचवी, छठी में मैं थकान फील कर रहा हूं और मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाए? कम हो जाए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए और इससे आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी? खराब। क्योंकि जो 4th, 5th, 6th प्रोडक्ट बना होगा जिसमें डिफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, वो प्रोडक्ट जब कस्टमर के हाथ में आएगा
तो कस्टमर क्या कहेगा, ये कंपनी तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचती है, और उससे रेपुटेशन उनकी क्या होगी, खराब। तो उस रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए डिफेक्टिव को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर को रिलैक्सेशन देना पड़ेगा किसी भी बहाने से, कि भाई तू चाय पी ले, तू खाना खा ले, कॉफी पी ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, 10 मिनट के लिए घूम फिरा। वो सारे ब्रेक हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद भी यदि टाइम खराब हो गया फिर क्या करोगे। अच्छा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिए हैं टी ब्रेक, लंच ब्रेक का या रिलैक्सेशन का, इसको कहते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। क्या कहते हैं, नॉर्मल। एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब वर्कर काम करने के मूड में है, एकदम से लाइट पावर कट हो गया, लाइट चली गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, दो वर्कर के बीच में झगड़ा हो गया। अभी दो स्टूडेंट आपस में, खासतौर पे दो गर्ल्स लड़ बैठे हैं, लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट से मोबाइल निकालेंगे और रिकॉर्डिंग करना चालू। कोई भी समझदार बंदा नहीं आता कि उनका झगड़ा रोके। वो कहता है मजे की चीज देखने को मिल रही है, कौन रोकेगा, ओ लड़ो। समझो इससे क्या हुआ, कोई भी दो बंदे आपस में लड़े, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट है, दुनिया क्या करती है, मजे लेती है। मजे लेने का मतलब फटाफट से रिकॉर्डिंग बनाती है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है। कई लोग कहते हैं इससे व्यूज मिलते हैं, पैसे आ रहे हैं, हमारे को तो अच्छे लोग लड़ रहे हैं। मतलब लोगों को मजा चाहिए, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। अब इससे हुआ क्या, दो बंदे आपस में लड़ गए, तो जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ देंगे और किसको देखेंगे, लड़ाई झगड़े को। रास्ते में कोई रोड एक्सीडेंट हो रहा है, भीड़ तो ऐसे इकट्ठा कर लेते जैसे तुमने हॉस्पिटल लेके जाना है उसको, पहले फोटो खींचेंगे, अपलोड करेंगे। अरे कोई तो लेके जाए किसी को, कोई लेके जाना ही नहीं चाहता। सबके दिमाग में ये होता है ये बंदा मेरी जान पहचान का है ही नहीं, मैं क्यों चक्करबाजी में पढ़ूं। तो कभी आपका नंबर आएगा, दुनिया भी ऐसी सोचेगी आपके लिए। फिर हम कहते हैं दुनिया बड़ी मतलब ये कोई ध्यान नहीं देती। हम भी तो वैसे ही हैं, तो हम किस पे ब्लेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के अंदर दो वर्कर आधे घंटे के लिए लड़ बैठे, सुपरवाइजर है, उन्होंने झगड़ा खत्म करवाया, कितना टाइम लग गया इस काम में, आधे घंटे। आधे घंटे वर्कर का टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ। कहां पर, फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री के अंदर। मुझे अंदर से मतलब है, फैक्ट्री के प्लेस से। बाहर सर फोड़े, खून करें, किसी का कोई लेना देना नहीं है मेरा, मैं तो जानता ही नहीं ना उनको। ऑर्गेनाइजेशन कब तक जिम्मेदार है, फैक्ट्री के अंदर। आप दो स्टूडेंट, चार स्टूडेंट आपस में लड़े इस रूम के अंदर, तो झगड़ा सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी है। बाहर रोड पे, मेट्रो स्टेशन पे लड़ रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं देख भी रहा हूं, फोटो खींच रहा हूं, बट मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कोई पंगे में पड़ूंगा यदि मैं आपकी तरह सोचूं तो, बट मेरा काम क्या है, रुकवाना। ठीक है ना। यदि वो बच्चे मेरी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो फिर मुझे पुलिस वालों को फोन करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जब तक पुलिस वाले आएंगे काफी टाइम क्या हो चुका होगा, वेस्ट हो गया होगा ना लोगों का। जितने लोग वहां पे देख रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। तो वो जो आपका फैक्ट्री के अंदर टाइम बर्बाद हो गया, आधे घंटे का, 1 घंटे का झगड़ा सॉल्व कराने में, या पावर कट का 50 मिनट लग गया, 10 मिनट आपके पास में मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई हो गई जिसकी वजह से मशीन रुक गई बिना मटेरियल की वजह से, वो जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है वो कौन सा आइडियल टाइम है, एबनॉर्मल, जिसके बारे में आपने पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर रखी थी। सोच के नहीं रखा था कि आज दो वर्कर आपस में लड़ने वाले हैं। यदि आपको पता होता दो वर्कर लड़ने वाले हैं तो आज उन वर्कर को छुट्टी दे देते या उनको अलग अलग बिठा देते। मुझे पता होता है दो मैडम आपस में लड़ने वाली हैं, एक को फर्स्ट सीट पे बैठाता, एक को लास्ट सीट पे बैठाता। पहले थोड़ी पता था, मैं पढ़ा रहा था, पता नहीं किस बात पे लड़ पड़े आपस में। बात समझ में आ रही है मेरी। तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल। हाँ, मुझे पता है कि हमारी क्लास खत्म होगी 11 बजे, दूसरी क्लास 11:30 स्टार्ट होगी, आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। 11:30 के बाद 2 बजे क्लास खत्म होगी, फिर आपको 2:30 बजे नई क्लास स्टार्ट होगी, फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। शेड्यूल ब्रेक है जिसके बारे में हमने आपको पहले से बता रखा है। अब आप ध्यान से सुनना, घर से जब आप निकलते हो क्लास में आने के लिए, मान लो 11:30 की क्लास है और आप घर से मान लीजिए 10:30 बजे चल पड़े, तो 10:30 से 11:30 तो ट्रैवलिंग टाइम है, ठीक है जी। 2 बजे तक क्लास चली, वापस आप 3 बजे पहुंचे अपने घर पे, तो 10:30 से 3 तक कितना टाइम होगा, सोच के बताना। 4.5 घंटे, 5 घंटे, पता नहीं यार तुम कैसे किसी कंपनी को समझोगे यार। घड़ी लगी हुई है हमारे यहाँ देख लो, 10:30 से 12 होता है 1.5 घंटे, फिर 12 से 3 होते हैं 3 घंटे, 1.5 घंटे प्लस 3 घंटे 4.5 घंटे, ठीक है ना। तो दुनिया वालों को क्या कहते हो, यार मैं 4.5 घंटे पढ़ के आया। आज यार दोस्त कोई मिलते हैं आपको फोन पे, आप किसी से बात करते हो तो क्या कहते हो, 10:30 से पढ़ रहा हूँ, 3 बजे आया हूँ मैं अभी। घर वालों को क्या कहते हैं, पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, कितने घंटे पढ़ के आऊँ, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे तो पढ़े नहीं, 1 घंटे आने का ट्रैवलिंग टाइम था, 1 घंटे जाने का था, तो 2 घंटे तो आपका टाइम पढ़ने का था ही नहीं, वो तो आइडियल टाइम हो गया।
जिसके बारे में आपको पहले से पता था या अचानक पता लग गया मेरे 2 घंटे खराब हो गए? पहले से पता, नॉर्मल हो गया। जिसके बारे में पहले से पता, अनअवॉइडेबल है, रोक नहीं सकते। रोकने का एक ही तरीका है, इंस्टीट्यूट के आसपास ही अपना घर लेने किराए पे, बट उससे कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रहने की, खाने पीने की, सबकी। ठीक है ना? तो हमें लगता है फिर हमें किराए भरना ठीक है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो मैं आपको बता रहा था कि जो 2 घंटे आपके खराब हो गए, उन 4.5 घंटे में तो पड़े कितनी देर? 2.5 घंटे। उन 2.5 घंटे में भी मान लीजिए आज मैं आधा घंटा किसी से लेट हो गया आने में, किसी पर्सन का फोन आ गया, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा और मैं आधे घंटे लेट हो गया, तो आपका टाइम कितना बर्बाद हो गया? आधे घंटे। अब कितनी देर पड़े? 2 घंटे ही तो पड़े। दुनिया को क्या बता रहे हो? 4.5 घंटे पड़ गया हूं। पढ़े कितनी देर? 2 घंटे। उसमें जो आधे घंटे मेरी वजह से आप नहीं पढ़ पाए किसी वजह से भी, वो कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो गया। बस समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पे वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि वर्कर ने फैक्ट्री में कितनी देर समय गुजारा, काम किया नहीं किया, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बेसिक वेजेस का मतलब है गारंटेड वेजेस, वो टाइम जो वर्कर ने फैक्ट्री में डिवोट किया। सबको बहुत डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा जब आपके पास में एक बड़ा काम आ जाता है और समय आपके पास कम होता है, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कर से क्या करते हैं? यार रोज तुम 8 घंटे काम कर रहे हो, आज से तुम 8 घंटे की जगह 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करो। अब कोई वर्कर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, कोई 3 घंटे भी कर सकता है, कोई 4 घंटे। हर वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने घंटे एक्स्ट्रा करना चाहता है। एग्जाम के टाइम पर हर वर्कर, हर स्टूडेंट ज्यादा देर पढ़ता है, कम पढ़ता है? ज्यादा देर पढ़ता है। जबकि नॉर्मल वो मान लो 5 से 6 घंटे पढ़ता पूरे दिन में, क्लासेस को इंक्लूड करके, और एग्जाम के टाइम पता नहीं क्या हो रहा था, उसको क्या खा के बैठता है, 10-10, 12 घंटे पढ़ लेता। तो पेरेंट्स कहते बेटा सो जा, तबियत खराब हो जाएगी। वो कहते नहीं अभी थोड़ा सा रह गया, और पढ़ना और पढ़ना। उस समय जो आपने नॉर्मल मान लो 6 घंटे पढ़ता है, उस दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया, तो कितने आवर्स आपने एक्स्ट्रा पढ़ा? 6 घंटे। वो आपके लिए क्या है? ओवर टाइम। तो नॉर्मल टाइम जो आपने फिक्स कर रखा है, उससे ज्यादा देर यदि कोई वर्कर काम करता है, तो जितनी देर उसने एक्स्ट्रा काम किया उस टाइम को क्या कहते हैं? ओवर टाइम। तो ओवर टाइम की क्या मिलेगी वर्कर को? वेजेस भी मिलेगी। ये रोज मिलेगी या कभी कभी? कभी कभी। कब? जब भी वो एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम करता है। और एक्स्ट्रा टाइम कब होता है? जहां पे वर्क ऑर्डर, काम आपको ज्यादा बड़ा मिल रहा है और उसको पूरा करने के लिए समय आपके पास क्या है? कम है, टाइम कम है, नंबर ऑफ डेज कम है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। या तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाओ, और नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाने में दिक्कत क्या आती है? ज्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। उसको रोकने का तरीका क्या? कॉस्ट को एग्जिस्टिंग वर्कर से ही क्या करवा लो? ज्यादा देर काम करवा लो। ठीक है ना? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वेस्टेज भी वो क्या करेंगे? कम। नए वर्कर को ढूंढेंगे, वेस्टेज क्या करते हैं वो? ज्यादा। ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ेगा, फिर सारे लोगों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में भी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है ना? जब आप स्कूल जाते थे, चलो स्कूल की बात तो छोड़ो, यदि कोई बच्चा कॉलेज गया हो तो पूरे बैग में उसे एक ही रजिस्टर ले जाना पसंद करता है सारे सब्जेक्ट के लिए। क्यों? उसे लगता है यार कॉलेज में पढ़ाना तो है नहीं, टीचर ने आ भी गए तो हमने क्लास अटेंड नहीं करनी, हम क्लास में पहुंच गए, हो सकता है टीचर उस दिन ना है। लेकिन जब वो स्कूल में था तो जितने सब्जेक्ट होते थे वो सबकी कॉपी लेके जाता था, बैग क्या हो जाता था उसका? भारी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बैग भारी होने की जगह क्या हो गया उसका? हल्का हो गया। और उसकी वजह क्या हो गई? कॉलेज में आते उसने देखा एक रजिस्टर भी पूरे साल में भरना नहीं है, और उसी एक रजिस्टर में उसके यदि 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, सभी का काम वो थोड़ा थोड़ा नोट कर लेता है। और ज्यादातर कॉलेज में आजकल क्या हो रहा है, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया था सारे कॉलेजेस में अब पीपीटी बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है व्हाट्सएप पे, कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, पीपीटी आपको दे रखी है, घर जाके इसको रीड कर लेना। तो इससे क्या हुआ? एक रजिस्टर भी जो सोचा था खरीद के यार पूरे साल में भरेगा, मुझे नहीं लगता पूरा कोर्स खत्म होने में भी खत्म हो जाए वो। फैक्ट है ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट आपकी घट भी सकती है। तो नेक्स्ट आपके पास है, हाँ जी, बेसिक वेजेस हो गया, आइडियल टाइम वेजेस है, ओवर टाइम वेजेस है, बोनस। बोनस का मतलब क्या है? जब कोई वर्कर जितना टाइम उसको दिया गया था उस टाइम से कम टाइम में काम पूरा कर दे, टाइम सेव कर रहा है। अब क्या कर रहा है? टाइम सेव। नॉर्मली इस पेन को बनाने के लिए वर्कर को 1 घंटे का टाइम लगता है पूरे पेन को बनाने में, शुरू से लेकर आखिर तक। एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, कितने पेन बनाएगा? 8।
यदि एक पेन बनाने में 1 घंटे का समय लेता है तो 8 घंटे में 8 आवर्स में कितने पेन बनाएगा? 8। कल उसने 8 घंटे में 8 पेन बनाए थे, लेकिन आज वर्कर ने देखा 8 घंटे में 10 पेन बना दिए। आज कितने बना दिए? 10 पेन। इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी यूनिट की बढ़ गई? लेकिन वर्कर ने टाइम कितना दिया? पहले भी 8 घंटे, आज भी 8 घंटे। तो आज आपको कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बेचने को मिल जाएगी? किसकी वजह से? वर्कर तो पैसे आज भी 8 घंटे के मांग रहे हैं, कल भी उसने कितनी देर के पैसे लिए थे? 8 घंटे के। इसका मतलब वर्कर ने कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। अच्छा, यदि ये एक पेन 1 घंटे में बनता तो 10 पेन कितनी देर में बनते? 10 घंटे में। इसका मतलब 10 घंटे वाला काम उसने कितनी देर में कर दिया? कितने टाइम बचा लिया? तो 2 घंटे लेबर कॉस्ट मेरी बच गई। मतलब जो काम 10 घंटे में होना था वो काम वर्कर ने 8 घंटे में कर दिया। मान लो 1 घंटे की लेबर कॉस्ट 40 रुपए, तो 10 घंटे की लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 400। और वर्कर ने काम कितनी देर में पूरा किया? 8 घंटे में। तो 8 घंटे का 40 रुपए के हिसाब से लेबर कॉस्ट कितनी है? 320। मतलब वो काम जो 400 रुपए में पूरा होना था, वर्कर ने कितने रुपए लेके पूरा कर दिया? 320। हमें कितने रुपए का फायदा दे दिया? 80 का। ये फायदा किसको हुआ? 80 रुपए का मैन्युफैक्चरर को। किसकी वजह से? वर्कर को ये बात पता लग गई, मेरी वजह से एम्प्लॉयर को कितने रुपए का फायदा हो रहा है आज? 80 रुपए का। वो किसके पास पहुंच गया? कौन? वर्कर पहुंच गया एम्प्लॉयर के पास। ये जो आपको 80 रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से। मैंने आपका समय बचाया, अपनी स्पीड बढ़ाई, एफिशिएंसी बढ़ाई, क्वालिटी मेंटेनर की सारी मेहनत मैंने की, मेरी वजह से 80 रुपए का फायदा हो रहा है। आप चाहते हो ये फायदा आपको कल भी हो? आप क्या कहोगे? नहीं, या होना चाहिए? होना चाहिए। तो वर्कर क्या कहता है? 80 रुपए के फायदे में से आज यदि आप मुझे 20 रुपए भी दे दोगे और 60 अपने पास रख लोगे तो मेरे लिए बहुत है। 40 रुपए आप रख लो, 40 रुपए मुझे दे दो। भाई किसी की वजह से आपको फ्री में 2 रुपए भी बच रहे हैं, कम थोड़ी है। फायदा तो फायदा ही है। किसी और पर्सन की वजह से बिना कुछ लगाए, बिना कुछ मेहनत करे आपको 1 रुपए भी मिल जाए, बहुत है। यहां तो 80 रुपए की बात है। तो वर्कर का अब एम्प्लॉयर के साथ में झगड़ा चल रहा है। 80 रुपए के फायदे में 80 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो जितना पैसा उस 80 रुपए में से वर्कर को मिलेगा, वर्कर उसे क्या कहता है? बोनस। क्या बोलता है? बोनस। 40 रुपए मिला तो 40 रुपए बोनस, 50 रुपए मिला तो 50 रुपए बोनस, 10 रुपए मिला तो 10 रुपए बोनस। मैक्सिमम कितना? 80। तो कैसा होगा कि आपका एम्प्लॉयर इतना दयावान होगा कि सारा का सारा 80 रुपए आपको दे दे? नहीं, वो कहता है 1 रुपए तू रख, 79 मैं रखूंगा। 5 रुपए ले ले ज्यादा ज्यादा, तू एम्प्लॉई है, लेवल तेरा वही है, 5 रुपए बहुत है। तो वर्कर कहता है ठीक है जी, मैं अपना फिर आपको लेवल बताता हूं, कल से 8 घंटे का काम 8 घंटे में होगा, 1 रुपए भी नहीं बचेगा आपको। तो यहां पे 2 लोगों के बीच में झगड़ा है। किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। किस चीज को लेकर? कि जो 80 रुपए वर्कर ने बचाए थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में कैसे किया जाए। तो उस झगड़े का समाधान ढूंढने के लिए कोई ना कोई आपके पास क्या होंगे? प्लान्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बोनस प्लान्स। बोनस प्लान का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में 80 रुपए को लेकर झगड़ा था और मैंने कह दिया 3:2 की रेशो में बांट दो। मैंने कहा 3:2 की रेशो में बांट दो, तो 80 का 3:2 बता सकता है कोई कितना आता है? 80 रुपए को 3:2 की रेशो में बांटू तो कितना आएगा? 48 रुपए और 32 रुपए। 3:2 जानते हो क्या होता है? पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा 3/5, 2/5। कितने रुपए को बांटना है? तो यहां पे कितना आएगा? 48। और यहां पे कितना आएगा? हमने कहा ये पैसा हम किसको देंगे? एम्प्लॉयर को। और ये पैसा हम किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के हाथ में कितना है? 32 और एम्प्लॉयर के हाथ में कितना है? 48। और रेशो कितनी है? और ये रेशो बताई किसने? मैंने। मेरा नाम है सुमित रस्तोगी। तो प्लान का नाम क्या हो गया? रस्तोगी प्लान। ऐसे ही यहां पे नाम लिखे जाएंगे। और ये सारे के सारे जो प्लान बताने वाले हैं, इनमें से कोई भी बंदा हिंदुस्तानी नहीं है, सब बाहर के। हिंदुस्तान वाले पे कोई विश्वास ही नहीं करता। यही चीज यदि किसी और बंदे ने बताया था इंडिया से बाहर का, तो लोग कहते हैं यार कुछ सोच होगी। ठीक है ना? तो यदि ये रेशो मान लो 1:1 है, तो इस प्लान का नाम है बात समझ में आ गई? भाई झगड़ा खत्म करने के लिए लोगों ने प्लान बना रखे, प्लान का मतलब रेशो बना रखी है।
उस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया, बोनस ना। लिखो फटाफट से सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा कुछ मिलेगा तो आपका आंसर है अदर बेनिफिट्स। और भी चीजें मिल सकती हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये तो जब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा तब पता लगेगा। हाँ जी, बेसिक वेजेस, आइडियल टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस, बोनस। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और पीएफ। हाँ जी, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया किसके लिए, पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको बदले में सैलरी मिल रही है, जब रिटायरमेंट होगी तो आपको रिटायरमेंट के बाद क्या कंपनी सैलरी देगी, नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपने जीना छोड़ दिया होगा रिटायरमेंट के बाद, तो उस जीने के लिए आपको क्या चाहिए, डेली बेसिस पे जो आपके मिनिमम एक्सपेंसेस है उनको पे करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, जब कोई आपने सेविंग कर रखी होगी उस सेविंग से तो निकालोगे। उस सेविंग का नाम क्या रख रखा है, प्रोविडेंट फंड। तो सरकार ने कहा बनाओ किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पर, और उस अकाउंट में जो एम्प्लॉय के नाम पे होगा उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉयर को डालना पड़ेगा और कुछ पैसा एम्प्लॉय को भी डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं डालती, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अकाउंट कहां पे खुला है, गवर्नमेंट। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये गवर्नमेंट बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक है। इसी तरीके से पीएफ अकाउंट कहां पे खुलेगा, अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। लेकिन उसमें पैसा कौन डाल रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यदि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पैसा डाल दे, लेकिन है वो कौन, एम्प्लॉयर। मुझे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से मतलब है, चाहे एम्प्लॉयर प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं, नियम सबके लिए। अब ऐसे में पैसा किसका है, एम्प्लॉय का। लेकिन कब मिलेगा उसको, अभी थोड़ी मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें उसको पैसे मिलना अलाउ है, वो पीएफ वालों ने डिसाइड कर रखा है कौन कौन से केसेस में आपको पैसा इमरजेंसी में मिल सकता है। वो भी सारा नहीं मिलेगा, 50% है, किसी केस में 30% आपको बताना पड़ेगा किस पर्पज के लिए आपको पैसा चाहिए। यदि उनको लगता है ये रीजनेबल केस है जो उन्होंने बताया अपने वजह, तो वो आपको पैसे 50% तक दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं, 20 भी, 30 भी, डिपेंड करता है आपने क्या क्लॉज बताया, क्या वजह बताइए। अब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं और आपको जी मेरे को अपनी दोस्त की शादी में पैसे लौटाने के लिए पैसा चाहिए, कितने बैंक वाले आपको लोन सैंक्शन करके देंगे, एक भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं आपने पैसा तो ले लिया लोन का, लौटा भी दिया, फोटो भी खींच गए, व्यूज भी आ गए, बट आपकी उससे अर्निंग कितनी आ रही है, क्या आपने जितना लोन लिया उतना कमा लोगे, और क्या ये रेगुलर आएगी इनकम, नहीं। ठीक है ना। आजकल कई लोग तो क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं यूट्यूब पे, व्यूज आ जाते हैं। यदि व्यूज इतने आ रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, और आपने 40,000 रुपए का लोन लिया और 4 लाख रुपए कमा लिए, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है ना, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना। पर मैं थोड़ी बिजनेस कर रहा हूं, आप थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा बंदा पहुंच गया, कहता है आपने शादी के लिए पैसे नहीं दिए, जुआ खेलने के लिए दे दो 1 लाख रुपए, आज 1 लाख रुपए से जुआ खेलूंगा, 2 मिनट में 2 लाख बनाऊंगा, तीसरे मिनट में आपका 1 लाख रुपए वापस कर जाऊंगा। बैंक वाले कहते हैं भाई साहब जुए के लिए पैसा नहीं मिलता। तो इसका मतलब बैंक लोन कौन दे रहा है, बैंक। तो वो कहते हैं जो वजह आप हमें बता रहे हो उसके हिसाब से आपको लोन नहीं मिल सकता। उसी तरीके से यदि पीएफ अकाउंट में आपने पैसा जमा करा दिया तो उसे विड्रॉ करने के लिए आपकी रिटायरमेंट पहले होनी चाहिए, और यदि रिटायरमेंट से पहले पैसे लेने हैं तो जो वजह उन्होंने बता रखी है वो वजह आप फुलफिल कर दे तभी आपको पैसे मिलेंगे, वो भी पूरे नहीं, कुछ परसेंटेज। ऐसा क्यों, पैसे हमारे जब मर्जी ले लें। सरकार यही कहती है, पीएफ बनाने का पर्पज ही यही था कि जब कोई पर्सन रिटायर हो जाए और उसके इनकम के सोर्सेज कम हो जाए, घट जाए, खत्म हो जाए, और वो जीना चाहता है, उसकी इच्छा जीने की, तो उसको डेली बेसिस पे खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए होगा। और वो पैसा किसी से ना मांगे, ना हम पे बर्डन बने, अपने पैसों से अपना खर्चा पूरा करे। और वो कब कर सकता है, जब उसने सेविंग कर रखी होगी। सेविंग का नाम क्या रखा है, प्रोविडेंट फंड। तो वो पैसा आएगा कहां से, पीएफ में। जब वो काम कर रहा होगा, उसको सैलरी मिल रही होगी, तो उस सैलरी में से कुछ पैसे वो डालेगा अपने अकाउंट में, और कुछ पैसा उसके नाम पे कौन देगा, एम्प्लॉय डालेगा। और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी किसने फिक्स कर रखी है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि आपको डालना ही
पड़ेगा। तो 100 रुपये डालो, 500 डालो, 1000 रुपये डालो, डिपेंड करता है पर्सन की बेसिक सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। नोट कीजिए सारे पॉइंट्स यहां पर। लिख लिया यहां तक सबने? हाँ जी, बेसिक वेजेस निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं, बेस्ड ऑन टाइम और बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन टाइम, कितनी देर आपने काम किया उसके हिसाब से, या कितना आपने प्रोडक्शन किया। हाँ जी, आइडियल टाइम भी हमारे पास में कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के हो गए। नॉर्मल आइडियल टाइम, और दूसरा कौन सा है? एबनॉर्मल आइडियल टाइम। वर्कर को पैसे कौन से आइडियल टाइम पे मिलेंगे, नॉर्मल के, एबनॉर्मल के, या दोनों के? पैसे किसके मिलेंगे वर्कर को, दोनों के या किसी एक के, या किसी के भी नहीं? थोड़ा सोचो, मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था कि वर्कर सुबह कितने बजे आया था, 9 बजे, और शाम को कितने बजे जा रहे हैं। तो वर्कर ने फैक्ट्री में इन एंट्री कितने बजे की थी, 9 बजे, और आउट का होता एग्जिट कितने बजे हुआ, बाहर कितने बजे गया, 6 बजे। इसका ना कितनी देर उसने अपना समय फैक्ट्री में डिवोट किया, तो फैक्ट्री के अंदर अंदर वो कितनी देर था, 9 घंटे। तो पैसे उसको कितनी देर के मिलेंगे, 9 घंटे के मिलेंगे। उन 9 घंटों में से मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में आपके 3 तरीके के टाइम होंगे। पहला टाइम नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल का मतलब वो आइडियल टाइम जो मैन्युफैक्चरर ने हर वर्कर के लिए फिक्स कर रखा है कि उसको 2 बार टी ब्रेक मिलेगा, 1 बार लंच ब्रेक मिलेगा। लंच ब्रेक मिलेगा 1 घंटे का, टी ब्रेक मिलेगा आधे घंटे का। तो आधे घंटे प्लस आधे घंटे प्लस 1 घंटे, 2 घंटे। हर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम अलग अलग हो सकता है, किसी में 15 मिनट और आधे घंटे का टाइम मिल सकता है। तो मान लो सेकंड केस ले लेते हैं, टी ब्रेक 15 मिनट, 2 टी ब्रेक 15 + 15 30 मिनट, और लंच ब्रेक आधे घंटे का। तो टोटल आइडियल टाइम कितना हो गया, नॉर्मल 15 मिनट आधे घंटे मिलाकर 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 आवर। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, 2 वर्कर के बीच में झगड़ा हो जाए, मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई हो जाए, पावर कट हो जाए, मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, चलते चलते मशीन खराब हो जाए, और मशीन को ठीक कराने में मान लीजिए 2 घंटे का वक्त लग गया। तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम कितना हो गया, 2 घंटे। अच्छा, ये जो तीसरा टाइम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है फिर? ये वो टाइम है जितनी देर वर्कर ने फैक्ट्री में आने के बाद काम किया। इसको हम कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। क्या कहते हैं? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या हुआ, कैसे निकाला आपने? आपने कहा जी वर्कर आया कितनी देर के लिए था, 9 घंटे के लिए। उसमें से 1 घंटे पहले खराब हुआ, फिर 2 घंटे खराब हुआ, और वर्कर ने कितनी देर काम किया, 6 घंटे काम किया। तो उसका ना एपीएच निकालने का फॉर्मूला मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एपीएच, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एपीएच। क्या फॉर्मूला बना, ये 9 घंटे क्या था, इस 9 घंटे को क्या कहते हैं, टोटल टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर। टोटल टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर बहुत बड़ा नाम हो गया, इसको कह सकते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन, एटीटी, एक्चुअल टाइम टेकन। इसका ना एपीएच निकालने के लिए एक्चुअल टाइम टेकन में से आपको नॉर्मल आइडियल टाइम भी माइनस करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल आइडियल टाइम भी क्या करना होगा, माइनस। सिंपल भाषा में बोलें तो जितने भी आइडियल टाइम है सब क्या करने होंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है इतना। अब क्वेश्चन ये बनता है वर्कर पैसे कितनी देर के लेके जाएगा, 9 घंटे के, 6 घंटे के, 1 घंटे के, या 2 घंटे के?
9 घंटे के। वो कहता मैं तो फैक्ट्री में आ चुका हूँ कितने बजे, सुबह 9 बजे, और जा रहा हूँ कितने बजे, 6 बजे। तो मुझे तो पैसा कितनी देर का चाहिए, जितनी देर मैंने वक्त गुजारा, टाइम डिवोट किया आपकी फैक्ट्री में, उतनी देर का मुझे पैसा चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? मान लो वर्कर का नाम लिख लेते हैं, हाँ जी, वर्कर का नाम है हरि, जिसने अपनी एक दिन की कहानी के बारे में आपको बताया। अच्छा, ये जो नॉर्मल आइडियल टाइम है ये तो फिक्स्ड है, एबनॉर्मल हो सकता किसी दिन हो सकता किसी दिन ना हो सकता किसी दिन 2 घंटे हो, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन आधे घंटे, कुछ भी हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर किसी दिन मशीन खराब हो सकती है, किसी दिन पावर कट हो सकती है, किसी दिन मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, किसी दिन वर्कर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कोई भी हो सकती है प्रॉब्लम। हो सकता है सरकार ने कोई छुट्टी डिक्लेयर कर दी, एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कोई भी वजह हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं सरकार ने कभी 2 दिन के लिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सारी फैक्ट्री बंद कर दी जाए, तो पहले से थोड़ी पता था कि छुट्टियां होने वाली है, अचानक हो गई। ज़्यादा ठंड पड़ जाए, स्कूल वालों के मजे आ जाते हैं। यदि आज टेम्परेचर चल रहा है अभी 19 के आसपास, 19 डिग्री, यही टेम्परेचर हो जाए 2-3 डिग्री का, दिल्ली में ठंड बढ़ जाएगी, स्कूल वाले क्या कर देंगे, फटाफट से सरकार सारे स्कूलों की 1 हफ्ते की छुट्टी कर दी जाए। कौन सा आइडियल टाइम हो जाएगा उन एम्प्लॉइज का, एबनॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उनका होगा जो आने के बाद स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स की छुट्टी नहीं करी, उन्होंने सिर्फ किसकी की है, बच्चों की। और एक नया सिस्टम आ गया ऑनलाइन का, ऑनलाइन पढ़ाओ बच्चों को, तो टीचर्स की तो और हत्या हो गई। पहले वो फिजिकल पढ़ा रहे थे, गपशप भी चल रही थी क्लास में, अब तो उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ा भी नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे होते हैं। साथ में उनको पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, पहले उसको तैयार करो। 2 घंटे की क्लास के लिए 4 घंटे तो पीपीटी बनाने में लग जाएंगे। तो क्लास में कितना टाइम लग गया, 6 घंटे। लेकिन लोगों को तो क्या लग रहा है, पढ़ाई कितनी देर है, सिर्फ 2 घंटे। अब वो स्कूल में तो गए पूरा पढ़ाने के लिए, लेकिन उनको सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ाने को बोला, कितने घंटे का, 2 घंटे। 6 घंटे की ड्यूटी थी उस दिन, जितनी दिन के लिए उन्होंने लॉकडाउन लगा रखा था या क्लासेस बंद कर रखी थी स्कूल में आने के लिए बच्चों के लिए, पॉल्यूशन की वजह से या कोई भी रीजन। तो टीचर तो आया 6 घंटे के लिए, लेकिन उसने पढ़ाया सिर्फ कितना, 2 घंटे। वो पैसे किसके मांगेगा, 6 के मांगेगा। 2 प्रोडक्टिव आवर्स हो गए और बाकी के 4 घंटे क्या हो गए, आइडियल टाइम हो गया। अब उसमें से 1 घंटे का लंच ब्रेक और आधे घंटे के 2 टी ब्रेक थे, तो 2 घंटे का तो नॉर्मल आइडियल टाइम हो गया, बाकी 2 घंटे क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। ठीक है ना। स्टूडेंट की छुट्टी हो गई, टीचर्स की थोड़ी छुट्टी की है, वो तो आ ही रहे। उन्होंने कहा भाई घर से मत पढ़ाओ, स्कूल में आके पढ़ाओ, क्योंकि घर में क्या होता है, कई टीचर्स कहते हैं जी नेट नहीं चल रहा हमारा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और वो क्लास कैंसिल हो जाती है। फिर पेरेंट्स झगड़ा करते हैं स्कूल वालों से, फीस के पैसे लौटाओ आज के वापस हमारे, जब बच्चे को पढ़ाए नहीं, किस बात के पैसे। ठीक है ना। तो इन सब का सॉल्यूशन स्कूल वालों ने क्या निकाला, बच्चों की छुट्टी करनी है ना, करो, टीचर्स को बुला लो। अब उसमें पैसे वो 6 घंटे के दे रहे हैं, पढ़ा हुआ है 2 घंटे के, 2 घंटे का आइडियल टाइम नॉर्मल है, 2 घंटे का उनका एबनॉर्मल है। बट वर्कर कहता है मैं तो 6 घंटे के लिए आया, पैसे किसके चाहिए, 6 घंटे। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए रिपीट करूं इसमें कुछ, अब आगे देखिए। तो आइडियल टाइम भी 2 तरीके के हो गए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, ओवर टाइम क्या होता है, जितनी देर आपने काम किया उसमें से नॉर्मल टाइम क्या कर दो, माइनस कर दो। एक्स्ट्रा टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर। अब एक्स्ट्रा टाइम का मतलब क्या हुआ, यहां पे टोटल टाइम जितनी देर वर्कर ने काम किया उसमें से उसका नॉर्मल टाइम जो फिक्स था, नॉर्मल टाइम का मतलब रोज कितनी देर काम उसको करना है, रोज का टाइम 8 घंटे का फिक्स था, कितना है 8 घंटे का। वर्कर ने काम किया आज 10 घंटे, तो ओवर टाइम कितना हो गया, वर्कर ने काम किया आज 10 घंटे और उसका टाइम फिक्स था 8 घंटे का या 9 घंटे का या 7 घंटे का, जो भी टाइम था, तो उसका मतलब उसने कितनी देर एक्स्ट्रा डिवोट किया आज। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में तो ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम की जगह वो क्या कहते हैं,
खाना खिलवा देंगे, बताओ क्या खाना आपको, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट का मंगवाएंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे में मैडम कह रही थी हम तो काम नहीं करेंगे, वो कहते जॉब छोड़ के जा सकते हो, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशन के जो पैसे देते हैं, तभी तो पैसा आएगा। अब आपने कहा वो खाना मंगवाने कोई कह रहे हैं कि खाना मंगवा लो, तो खाना कैश में नहीं आ रहा ना, काइंड में हो गया, पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा आने जाने के लिए आपको हम भाई नॉर्मल टाइम पे जाते तो आपको बस मिल जाती, मेट्रो मिल जाती। अब आप यदि ओवर टाइम कर रहे हैं, हो सकता है उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना मिले, आपको टैक्सी पकड़ के जाना हो, तो टैक्सी का किराया हम दे देंगे, ठीक है ना। तो जो आपने बिल पे किया होगा उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ और हमसे उतने पैसे ले जाओ। तो पैसे तो आए, लेकिन वो पैसे चले भी तो गए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। हमने 100 रुपये टैक्सी वाले को दिया, बिल दिखाया 100 रुपये का, हमें भी 100 रुपये मिल गए, तो गया भी 100 रुपये, आया भी 100 रुपये, नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया ना। ओवर टाइम का मतलब यहां पर क्या है, जो पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आज यदि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ओवर टाइम का, ओवर टाइम की बात समझो। हमने एग्जांपल लिया, टोटल टाइम वर्कर कितनी देर काम कर रहे हैं, अभी हमने लिखा 10 घंटे का, जबकि उसका नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल रेट पर आवर। 1 घंटे काम करने के वर्कर को हम कितने रुपए देते हैं, 40 रुपए देते हैं। अच्छा, ओवर टाइम रेट पर आवर कितना होगा, जल्दी बताओ। ओवर टाइम रेट पर आवर का मतलब क्या है और नॉर्मल रेट पर आवर का मतलब क्या है। नॉर्मल रेट का मतलब वर्कर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमारी फैक्ट्री में रोज 8 घंटे काम करोगे तो हर 1 घंटे के हम कितने रुपए देंगे, 40 रुपए, 40 रुपीज देंगे। ओवर टाइम का मतलब यदि आपने 8 आवर से ज्यादा देर काम किया तो जितनी देर आपने एक्स्ट्रा काम किया उतनी देर का आपको पैसा 40 रुपए नहीं मिलेगा, बल्कि 40 से ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 रुपए, 60 रुपए, 70, 80, 90, 100, तो कोई ना कोई रेट फिक्स होगा। मान लो रेट है 80 रुपए। ओवर टाइम के केस में दिक्कत क्या आती है, कोई भी वर्कर इंटरेस्टेड नहीं होता यदि उसको सेम रेट से पैसे दे रहे हैं। वो कहते हैं ये टाइम मैं कल डिवोट कर दूंगा, कल 40 रुपए कमा लूंगा, आज अपने आप को क्यों थकाऊं, आज मैं अपने आप को क्यों थकाऊं। या हो सकता है मान लीजिए उस वर्कर को आज किसी के शादी में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो और उसे 40 रुपए ही मिले, वो क्या कहेगा, ये 40 तो मुझे कल भी मिल जाएंगे, तो आज मैं बेकार में फंक्शन को क्यों सैक्रिफाइस करूं। अब वो सैक्रिफाइस करने के लिए कब तैयार होगा, जब हम उसको कहेंगे आज तू काम करेगा तो 80 रुपए के हिसाब से तेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, कल काम करेगा तो 40। अब वो क्या कहेगा, आज ही कर लेता हूं यार, 40 रुपए का फायदा है, फंक्शन तो साल में पता नहीं कितने आते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। जहां फायदा होगा वहीं तो फंक्शन को हम इग्नोर करेंगे, जहां फायदा नहीं हो रहा वहां पे हम काम को इग्नोर कर देंगे। तो वर्कर को रोकने के लिए, मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मजबूर करना पड़ेगा कि भैया तू रुक। और वो कब रुकेगा, जब उसको नॉर्मल रेट से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो नॉर्मल रेट और ओवर टाइम में जनरली ओवर टाइम का रेट डबल होता है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मान के चलते हैं, डबल। मान लो इस क्वेश्चन में ओवर टाइम का रेट ना दे रखा होता तो मैं अपनी तरफ से क्या करता, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करता और कितना लिखता, 80 रुपए लिखता, यदि ओवर टाइम का रेट क्वेश्चन में मेंशन ना होता तो। अब ऐसे में फाइंड टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे चाहिए बेसिक वेजेस और दूसरा ओवर टाइम वेजेस। या आप कह सकते हैं नॉर्मल वेजेस लिख दो, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा। एक आपको क्या चाहिए, नॉर्मल टाइम की नॉर्मल वेजेस, और दूसरा आपको क्या चाहिए, ओवर टाइम की ओवर टाइम वेजेस। तो कैसे कैसे निकालेंगे, हाँ जी, टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस। नॉर्मल वेजेस निकालने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल टाइम इनटू नॉर्मल रेट, हाँ जी, ओवर टाइम इनटू ओवर टाइम रेट।
तो कितना लिखेंगे नॉर्मल टाइम? 8 घंटे। और 1 घंटे का रेट कितना है? 40 रुपये पर आवर है। ओवर टाइम कैसे निकलता भाई? ओवर टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम में से नॉर्मल टाइम क्या कर दो माइनस, मतलब 10 घंटे में से 8 घंटे माइनस किए तो वर्कर ने कितनी देर एक्स्ट्रा काम किया? 2 घंटे। तो 2 घंटे आपका हो गया ओवर टाइम, और ओवर टाइम का रेट कितना है? 80 रुपये पर आवर। तो यहाँ पे उसको 320 रुपये तो रोज के मिलते ही मिलते रहे। आज उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, 160 रुपये उसको और मिलेंगे। तो उसको आज 10 घंटे काम करने के कितने रुपए मिल रहे हैं? 480 मिल रहे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे एवरेज वेजेस पर आवर कितना है, एवरेज वेजेस पर आवर कितना है वर्कर का, तो क्या जवाब दोगे? बता सकता? तो 480 को किससे डिवाइड करूं? 8 घंटे से या 10 से? 10 से। तो वर्कर क्या कहता है, यदि मैंने 8 घंटे ही काम किया होता तो मुझे 320 रुपए मिलते। 1 घंटे का मैं कितने रुपए कमाता? 40। लेकिन आज मैंने 10 घंटे काम किया जिसके मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? तो इसका मतलब 1 घंटे का एवरेज कितना मिल रहा है? 48। ठीक है ना? 1 घंटे का एवरेज 40 रुपए से अब कितना हो गया? 48 हो गया। तो ओवर टाइम करने का फायदा क्या हुआ? हर 1 घंटे का एक तरीके से इनडायरेक्टली देखो तो कितने रुपए का फायदा हो गया? 8 रुपए का फायदा हो गया। जबकि ये फायदा हुआ किसकी वजह से था? 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का। बट इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? सब पे। अब वो सबको अलग अलग थोड़ी बताएगा 320 प्लस 160। वो तो क्या कहेगा 480 रुपये कमा के लाऊं कितने घंटे काम करके? 10 घंटे के। 1 घंटे के मैंने कितने रुपए कमाए? 48 रुपये कमाए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, इस चैप्टर में सीखने को बहुत सारी चीजें। तो बेसिक वेजेस वो पैसा जो वर्कर को जरूर मिलेगा फैक्ट्री में आने के बाद। ओवर टाइम का मतलब जितनी देर वर्कर ने नॉर्मल टाइम के बाद काम किया उसका पैसा। आइडियल टाइम का मतलब वर्कर ना भी काम करे तो भी उसके पैसे मिले। और क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हो। अच्छा, अदर बेनिफिट्स भी लिखा हुआ था मैंने, ये नोट कर लिया सबने? रिपीट करूं? हाँ जी, अदर बेनिफिट्स का मतलब क्या हो गया? अदर बेनिफिट का मतलब हो गया यहां पर कोई भी खर्चा किसका है? एक्सपेंसेस ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय बट पेड बाय कोई भी खर्चा है किसका? वर्कर का। खर्चा करना है वर्कर को, या वर्कर ने खर्चा कर दिया लेकिन उसके पैसे वापस मिल गए किससे? एम्प्लॉयर से। घर का टेलीफोन का बिल एम्प्लॉय का, कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। बच्चों की फीस, बच्चे किसके थे? एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के? एम्प्लॉय के थे। तो बच्चे उसके, तो भाई फीस भी किसको पे करनी थी? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ने पे कर दी, लेकिन जब जॉब ज्वाइन की गई थी, फैक्ट्री में काम किया गया था, तो एम्प्लॉय ने कहा था आपके बच्चों की जो भी फीस होगी उनमें से 2 बच्चों की फीस इतने रुपए तक हम पे कर देंगे आपको। ठीक है ना? घर का किराया, घर किराए पे ले रहे हो, किराया हम देंगे आपका। कार यूज कर रहे हैं, कार के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ड्राइवर का जो भी खर्चा होगा हम पे करेंगे।
तो ये सारे खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे थे किसके? वर्कर के, पर्सनल एक्सपेंस है। अब उनकी पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो अब ये एम्प्लॉयर का खर्चा बन जाएगा। भाई पैसा जो दे रहा है खर्चा तो उसका है ना। तो अब ये सारे के सारे अदर बेनिफिट के नाम से लेबर कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मतलब कोई भी चीज जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपने वर्कर के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, वो सारा का सारा खर्चा किसका माना जाएगा? एम्प्लॉयर का, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है इतना? नोट कर लिया सबने? एक पॉइंट समझ लेते हैं प्रोविडेंट फंड का, पीएफ का। ठीक है ना? जब पीएफ का पॉइंट किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है। एक टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल लेबर कॉस्ट, और एक आपको निकालना होता है अर्निंग, अर्निंग ऑफ वर्कर। जब किसी क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड का पॉइंट आ जाए तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल लेबर कॉस्ट किसके लिए निकाल रहे हो? एम्प्लॉयर के लिए। और अर्निंग किसके लिए निकाल रहे हो? दोनों में क्या फर्क होता है वो भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाऊंगा। नोट करते जाएं सारी चीजें। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो कंपनी एक तरीके से आपको काम दे रही है, एम्प्लॉयर होगी। तो एक्स लिमिटेड ने एक वर्कर रखा हुआ है, बहुत सारे वर्कर हैं, उसमें से मैंने एक वर्कर का नाम ले लिया, राम। एक्स लिमिटेड इस वर्कर को कुछ ना कुछ चीज पे करती होगी, जैसे मान लीजिए बेसिक वेजेस हो गई, एक आपके पास है डीए, डियरनेस अलाउंस, नाम सुने? तो डीए कब देता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को? जब लगता है कि भाई जो वर्कर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो मेट्रो सिटीज में काम कर रहा है जहां पे सारी चीजें महंगी होती हैं। तो महंगाई से लड़ने के लिए वर्कर की अर्निंग क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो उस महंगाई से लड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, किस नाम से दे रहा है? डियरनेस अलाउंस के नाम से। महंगाई भत्ता इसका हिंदी में नाम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में हो गया ओवर टाइम वेजेस, और एक आपके पास है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड। सपोज करते हैं बेसिक वेजेस कोई भी अमाउंट ले लो, 15,000 ले लेते हैं। डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपये ले लिया आपने। ओवर टाइम वेजेस 6,000 रुपये ले लिया आपने। और प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लीजिए 1,000 रुपये। तो अब आप बताओगे टोटल वर्कर कितने पैसे आज आपके यहां से लेके जाएगा? 27,000 रुपये। ये आपके पास आ गई टोटल लेबर कॉस्ट 27,000 रुपये। क्योंकि ये आंसर मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहा हूं? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयर कहता है मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा है, मेरा पैसा कितना जा रहा है? एक तो मैं 15,000 रुपये दे रहा हूं, एक 5,000 रुपये दे रहा हूं, एक 6,000 रुपये दे रहा हूं, और एक 1,000 रुपये भी दे रहा हूं। तो मैं तो कितना पेमेंट कर रहा हूं? 27,000। वर्कर कहता है मेरे पास तो 27,000 रुपये नहीं आए। वर्कर कौन है? राम। राम से हमने पूछा भाई तेरे पास कितने पैसे आए? राम कहता है मैंने दुनिया वालों को क्या बताया था मैं कितने रुपए कमाता हूं? 27,000 रुपये। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा कितना क्रेडिट हुआ मेरी सैलरी, तो देखा मेरे यहाँ पे तो कितने रुपए आए हैं? कितने रुपए आए? कितने आए? कितने आए? सही जवाब बोलो ना, बोलो भाई कितने पैसे आए? वो कहता है ना तो 26 आए ना 27 आए, बल्कि कितने आए? 25 आए। अब उसका दिमाग खराब हो गया, वो इधर यार 1,000 रुपये दिए तो 27 माइनस 1,000, वो हर तरीके से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। 27 में से 15 माइनस करो तो 25 नहीं बन रहा, 5 माइनस करके देखा तो नहीं बन रहा, 6 माइनस करके देखा तो नहीं बन रहा, तो 27 माइनस 1 करके देखा। जब हमने 27,000 में से 1 माइनस किया
तो कितना आना चाहिए था? फिर घर में जो लोग समझदार बैठे होते हैं वो कहते हैं 1000 और माइनस करके देख, शायद तेरा आंसर मैच हो जाए। हमने कहा ये बात तो सही कह रहे हो। फिर हमने इसमें से कितना माइनस किया, अब हमारा आंसर मैच हो रहा है। अब हम लड़ने पहुंच गए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कि यार तूने 1000 रुपये दिए और काट लिए 2000 रुपये, इससे बढ़िया मत देता। पहले 1000 रुपये दे रहे हो, फिर आप 1000 और 1000 2000 रुपये काट रहे हो, तो आपको देना ही नहीं था तो फिर दिया ही क्यों आपने? और ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पे 1000 दो और 2000 हमसे वापस ले लो? किसी को अच्छा लगेगा कि मैं किसी को 50 पैसे दूं? ये तो वो वाली बात हो गई कि भिखारी को 1 रुपये दे रहे थे और उसके हाथ में 2 रुपये का नोट था, वो उठा लिया 1 रुपये छोड़ के। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो कौन भिखारी ऐसा चाहेगा कि यार मेरे से 1 रुपये मुझे कोई दे और मेरे हाथ के 2 रुपये ले ले? इसलिए वो हमेशा अपना हाथ खाली रखता है, ठीक है ना? क्योंकि समझदार लोग बहुत है इंडिया में। वो कहते हैं 500 रुपये रखो और 2 500 के उठा लो, 50 पैसे रखो 1 रुपये उठा लो। इसके वो हमेशा अपनी जेब अपना हाथ क्या रखता है? खाली, कि कुछ छोड़ के ही जाओगे, लेके नहीं जाओगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर राम अपने एम्प्लॉयर के पास गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बात की, यार ये तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? तुमने पहले 1000 रुपये दिए, चलो तुमने 1000 दिया, 1000 माइनस कर लो, फिर तुमने 2 बार 1000 क्यों माइनस किया? तो उसने क्या जवाब दिया कि आपको जो 25,000 रुपये मिल रहे हैं, इस 25,000 को हम कहते हैं अर्निंग ऑफ वर्कर। क्या कहते हैं? टेक होम सैलरी बोलते हैं। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, आप कितने पैसे लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं टेक होम सैलरी, ठीक है ना? कमाया कितना? 27,000, मिला कितना? 25,000। 2,000 रुपये कहाँ गया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो राम कहता है अपने पेरेंट्स को समझा रहे कि भाई मेरे को तो बताया गया था 27,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मेरे अकाउंट में आया 25,000 रुपये, तो मैं पूछ के आया हूँ 2,000 रुपये मेरे कहाँ गए? तो उन्होंने मुझे क्या समझाया? किसने समझाया? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने। किसको समझाया? राम को। और राम किसको समझा रहा है? अपने पेरेंट्स को, कि 2,000 रुपये जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, 58 या 60 जो भी रिटायरमेंट एज है हमारी कंपनी की, जब वो एज पूरी हो जाएगी तो मेरी जॉब हाथ से चली जाएगी और मेरी अर्निंग आनी क्या हो जाएगी? बंद। तो उस समय मुझे अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा मैं कहां से निकालूंगा? पीएफ अकाउंट से निकालूंगा। पीएफ अकाउंट से तभी तो निकालूंगा जब उस अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, और वो पैसे आएंगे कहां से? जब आप पैसे उसमें डालोगे। डालोगे कब? जब कमाओगे। तो सरकार ने नियम बना दिया कि राम के नाम पर सबसे पहले क्या बनाओ? एक पीएफ अकाउंट ओपन करो, ठीक है जी? अकाउंट नंबर हो गया 243, ये अकाउंट नंबर हो गया, कोई भी अकाउंट नंबर हो सकता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस अकाउंट में जिम्मेदारी डाल दी किसकी? एम्प्लॉयर की, कि आप उसको जो 1000 रुपये दे रहे थे ना, वो हाथ में मत दो, उसके कहां जमा करा दो? उसके अकाउंट में जमा करा दो। और ये अकाउंट किसका है? राम का। तो पैसे भी किसके हैं? तो राम को क्या समझाओ? तेरे को हम कितने रुपए दे रहे हैं? 26,000 रुपये दे रहे हैं तेरे हाथ में। तेरे हाथ में कितने दे रहे हैं? 26,000। 27,000 रुपये देने थे, लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से 1000 रुपये हम तेरे हाथ में नहीं दे सकते। तेरे कहां पे जाना पड़ेगा? कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा? पीएफ अकाउंट में। तो इस पीएफ अकाउंट में, जिसका नंबर कोई भी हो सकता है, हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कहीं आप खोजने लग जाए नंबर कहां पे। तो इस पीएफ अकाउंट में कितने रुपए जमा हो गए? 1000 रुपये जमा हो गए। और ये 1000 रुपये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। तसल्ली मिली कि यार ये पैसा मेरा है, मेरे पास ही है। अभी 26 आए, 1000 रुपये यहां चला गया। वो कहता आपने 26 थोड़ी किया, मेरे अकाउंट में तो कितने आए? 25। वो कहता सरकार की बात अभी खत्म नहीं हुई। सरकार कहती है आपने 1000 रुपये डाल दिया, 1000 रुपये किससे लो? एम्प्लॉय से। और 1000 रुपये एम्प्लॉय से लेके वो पैसे भी कहां जमा करा दो? वो पैसे भी कहां जमा करा दो? अब सरकार, मतलब एम्प्लॉय बड़ा टेंशन में था। वो कहता यदि एक बार 26,000 रुपये हमने वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो उसके बैंक में 26,000 रुपये चले गए, और उससे अगले दिन को 1000 रुपये निकाल के वापस कर, तो कितने लोग वापस करने आएंगे? सारे के सारे लोग क्या होते हैं? खर्च कर देंगे। वो तो कहते हैं पहले दिन ही पैसे खर्च हो गए हमारे, तो बल्कि आप हमें और पैसे दे रहे हो। समझने की कोशिश करो। एम्प्लॉय ने कहा कि आप तो मुझे 26 की जगह कितने दे रहे हो? 25। तो एम्प्लॉय ने क्या समझाया? तेरे 1,000 रुपये कम इसलिए हुए क्योंकि सरकार ने कहा था एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराओ। अब जमा कैसे कराएं? 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन
वर्कर को 26,000 रुपये दे दो और उससे अगले दिन कितने ले लो, 1,000 रुपये। कितने वर्कर आपको लगता है 1,000 रुपये देने आएंगे? एक भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहते हैं भाई साहब पहले ही घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और आप 1,000 रुपये हमसे वापस मांगे। देने के बाद वापस देना कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, देने से पहले 1,000 रुपये काट लो ना। एम्प्लॉय चिल्लाता रहेगा, हम कहेंगे कहाँ पे जाओ बात करने के लिए? सरकार के पास। सरकार वाले कहते हैं आज टाइम नहीं है, कल आना। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, वहां पे तो कोई आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते ना, नियम है तो है सबके लिए। तो एम्प्लॉयर ने क्या कहा, ये 1,000 रुपये भी मैं आपकी सैलरी में से आज ही काट रहा हूं और आपके अकाउंट में जमा करा दूंगा। ये पैसे आपके हैं, आपका शेयर है, बट जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। इसलिए मैं आपको 26 माइनस 1 कितने दूंगा? 25। तो 25 आपके अकाउंट में चले गए, जिसमें से आप 25 निकाल सकते हो। और 2,000 भी आपके अकाउंट में गए, लेकिन ये 2,000 रुपये कौन से अकाउंट में गए? सेविंग अकाउंट में नहीं गए, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में गए। तो आपकी कमाई 27,000 है। दुनिया वालों को क्या कहोगे, कितने रुपए कमाते हो? 27,000। लेकिन घर पे जो पैसे लेके जाओगे वो कितने? 25,000। बात समझ में आ गई? तो टेक होम सैलरी अर्निंग ऑफ वर्कर 25,000 रुपये और एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है? 27,000 रुपये। एम्प्लॉयर की जेब से तो 27,000 है ना, 25 उसके अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में, और 1,000 2 बार पीएफ अकाउंट में। तो एम्प्लॉयर की जेब से तो कितना पैसा चला गया? तो एम्प्लॉयर कहता है जितना पैसा मेरी जेब से जा रहा है आपके लिए, वो सारा का सारा मेरा खर्चा है। तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 27,000। और आपकी हाथ में आने वाली सैलरी कितनी है? 25,000 है। तो उसका मतलब पहले मुझे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जोड़ना पड़ा और बाद में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करना पड़ा? माइनस। तो आप एक काम करो, उसको टेबल की फॉर्म में देखो। इस चीज को, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसे टेबल की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? बेसिक वेजेस कितना था, प्लस डीएनएस अलाउंस कितना था, प्लस ओवर टाइम वेजेस कितनी है? 6,000, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 27,000। 27,000 में से एम्प्लॉयर को बोला गया सरकार के द्वारा कि सारी इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो कर रहा है? एम्प्लॉयर फॉलो कर रहा है। किसकी इंस्ट्रक्शन? गवर्नमेंट की, कि आपने जो 1,000 रुपए दिए हैं उसके हाथ में मत दो वर्कर के, कहां जमा करा दो? पीएफ अकाउंट में जमा करा दो। हमने कहा वर्कर हमसे लड़ेगा, उसको बोलो ये सरकार ने कागज भेजा, इसको पढ़ लो, इसमें नियम बना रखे जो फॉलो करने पड़ेंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? वो कहते हैं हम चाहते हैं फ्यूचर में हमारे ऊपर बर्डन क्या है? कम। हमारे सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल वही लोग करें जिनके पास वास्तव में पैसे ना हो। जिनके पास हैं वो गुजारे बेचारे अपने आसपास में, जो भी घर के आसपास बढ़िया हॉस्पिटल है वहां पे इलाज करें। जब आप जॉब में बढ़िया हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अच्छी जगह रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और जॉब के बाद जब रिटायरमेंट हो गई, पैसे नहीं है, तो उसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो सरकार कहती है हम पे बर्डन क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? पीएफ अकाउंट ओपन कर दिया। नेक्स्ट, उसने कहा सिर्फ मुझे पैसे जमा कराने अपने? उन्होंने कहा नहीं नहीं, एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन क्या कर दो? जमा करा दो। और एम्प्लॉय के हाथ में कितने रुपए थमाओ और उसको बोलो तेरी कमाई 27 थी, बोलने के लिए है कितनी? ठीक है ना? सपोज करते हैं राम एक वर्कर है, उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आया, शादी का प्रपोजल आया। ठीक है जी, लड़की का नाम क्या है? सीता। सीता के माँ बाप ने पूछा राम से कि बेटा कितना कमाते हो? तो उसने कहा कितना कमाते हैं? 27,000। और उसका ब्रेकअप भी दिखा दिया लड़की वालों को कि देखो जी ये ब्रेकअप है, 15, 5, 6, 1 मुझे ऐसे ऐसे पैसे मिलते हैं। अब शादी हो गई। शादी के बाद जब अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए तो सीता ने पूछा भी आपके पास सैलरी तो 25,000 रुपये आई है, बट आपने तो मेरे पेरेंट्स को कितने बताए थे? 27 आएंगे। तो ये 2,000 रुपये आप किसके ऊपर खर्च करके आते हो भैया रोज के? हर महीने, एक महीना तो समझ में आता है, हर महीने आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। तो राम ने क्या समझाया? जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया था वैसे मैं अब तुम्हें समझाता हूँ।
कि 2,000 रुपये मैं किसी पे लुटा नहीं रहा, ना खर्च कर रहा, ना इसका मिस यूज कर रहा, बल्कि फ्यूचर में जब मेरी जॉब नहीं रहेगी तो हमें अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा। तो सरकार ने नियम बना दिया कि 2,000 रुपये आप कहाँ जमा कराओ, प्रोविडेंट फंड में। हर महीने 2,000 रुपये जमा कराओगे, साल के कितने हो गए, 24,000। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यदि आप 20 साल पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, 60 साल तक कर रहे हैं, 40 साल हो गए, तो काफी एक लमसम अमाउंट जमा होगा। साथ में आपको क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है जी। आप इसमें अपना शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर तो फिक्स होता है कोई अमाउंट, आप अपना शेयर बढ़ा सकते हो 1,000 से 2,000, 5,000, 6,000। और टोटल अमाउंट कितना होता है नॉर्मली, 15,000 रुपये तक। चलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट कितनी है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है और कॉन्सेप्ट समझना था, वो मैंने आपको बता दिया। इतना समझ में आ गया। तो सीधे ने कहा भी और पैसे घर से कम लेके आओ। आज तो आप 2,000 रुपये जमा कराओ, 2 की जगह कितने कराओ, 4, 5, 6, क्योंकि अभी तो हम कैसे भी गुजारा कर लेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, फ्यूचर में तो कुछ आएगा ही नहीं। और पैसे जमा कराओ पीएफ अकाउंट में। तो जो लोग पीएफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेविंग प्लान यूज कर रहे हैं, फ्यूचर उनके लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा। जैसे जिंदगी आज जी रहे हो अच्छी, वैसे आप फ्यूचर में भी जी पाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए, तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है एग्जाम में। जो भी पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है सबको जोड़ दो, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें से जितना हमने उसके हाथ में नहीं दिया उसके अकाउंट में जमा करा दिया, सारी चीजें माइनस कर दो, तो वर्कर की क्या आ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बुक सब लोग लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट। इंडेक्स में देख लो कौन सा पेज है, वहां पे चैप्टर खोल लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं आज। 16 क्वेश्चन, 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16। हाँ जी, जिनके पास बुक नहीं है या लाई नहीं किसी वजह से, मोबाइल सबके पास होता है, साथ वाले से क्वेश्चन की फोटो खींचे, और जितना अच्छा आपको बुक में नहीं दिखाई देगा उससे अच्छा आपको मोबाइल में दिखाई देगा। ठीक है ना? बुक ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई रिफ्लेक्शन, कोई लाइट नहीं आती है। मोबाइल में लाइट भी आती है, अच्छी चीज दिखाई देती है आराम से। हाँ जी, 16 क्वेश्चन, 16 नंबर पे ध्यान देना है। 16, 16 नंबर। करें शुरुआत? इससे पहले कोई पॉइंट लिखना था या हो गया सबका? ये लिखना है किसी को एग्जाम्पल? चलो, अब जितना मैंने आपको समझाया वो सारी की सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 16 में कवर हो जाएंगी आपकी। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। आपसे क्वेश्चन में कहते हैं ए और बी की अर्निंग बताइए। अब ए और बी कौन है? एम्प्लॉई है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू जॉब ए XYZ। अब लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है? वो पैसा जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसके पैसे वो किससे मांग रहे हैं? XYZ जॉब। जॉब का मतलब कस्टमर। हमारे पास 3 अलग अलग कस्टमर हैं XYZ, जिन्होंने 3 अलग अलग हमें काम दिए। तो पहला कस्टमर जो X था उसका नाम रख दिया जॉब X, दूसरे का नाम रख दिया जॉब Y, और तीसरे का नाम क्या रख दिया? जॉब Z। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो पैसा किसको देगा? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को जब पैसा देगा तो लेबर उसके लिए क्या बन गई? कॉस्ट बन गई। और जो लेबर कॉस्ट उसने इनकर की है वो अब रिकवर किससे करेगा? रिकवर किससे करेगा? कस्टमर से। और कस्टमर का मतलब जिन्होंने आपको काम दिया। तो काम कौन दे रहे हैं? 3 अलग अलग कस्टमर काम दे रहे हैं, जॉब X के नाम से, जॉब Y और जॉब Z। तो ये जो लेबर कॉस्ट है इसका बर्डन आपको इन तीनों जॉब पर डालना है। ठीक है ना? और उसको डालने के लिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई रेशो दे रखी है या नहीं। यदि रेशो दे रखी है तो बोलेंगे, नहीं दे रखी होगी तो फिर इक्वल बांट देंगे। कोई ना कोई तो रेशो दे रखी होगी आपको। भाई जहां भी झगड़ा होता है वहां पे झगड़े को खत्म करने का एक आसान तरीका क्या है? रेशो क्या ले लो? इक्वल। 2 भाइयों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार क्या कहती है? इक्वल रेशो। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है बेसिक वेजेस ए वर्कर का 100 रुपए, बी वर्कर का कितने?
160 रुपये। डीएनएस अलाउंस 50%, 50% किसका निकालोगे? बेसिक का। 100 रुपये का 50% 50 रुपये, और 160 का 50% 80 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% बेसिक वेजेस का। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 2%। ठीक है जी। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10% हो गए। तो जो रूल आपका पीएफ का था वही रूल किसका है? ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब आगे देखो कितना हुआ। ओवर टाइम कितना है? 10 घंटे। किसने किया? ए वर्कर ने। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200। एक महीने में वर्कर को कितने घंटे काम करना है? 200। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। मतलब यहाँ पे जो ओवर टाइम का रेट है वो नॉर्मल रेट से डबल है। अब नॉर्मल रेट का मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा नॉर्मल रेट, हाँ जी, नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना है। तो पहले तो मुझे क्वेश्चन में नॉर्मल, एक तो मेरे पास है क्वेश्चन में नॉर्मल वेजेस या बेसिक वेजेस कह सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं? बेसिक वेजेस प्लस डीए डिवाइडेड बाई 200 घंटे, क्योंकि एक महीने में कितने घंटे वर्कर काम करते हैं? 200। अच्छा, कौन से वर्कर के लिए ओवर टाइम निकाल रहे हैं? ए या बी? ए। तो बेसिक वेजेस किसका लोगे? ए का। और डीए कितना है? 50 रुपये। 50 रुपये समझ में आया कैसे निकाला? 100 रुपये का 50% 50 रुपये। अच्छा, 150 को हमने डिवाइड कर दिया किससे? कितना आ जाएगा? 0.75 पर आवर। अब हमें निकालना है ओवर टाइम रेट पर आवर। ओवर टाइम रेट पर आवर। तो ओवर टाइम रेट पर आवर निकालने के लिए क्या करोगे? नॉर्मल रेट पर आवर का क्वेश्चन में क्या बोले? डबल। मतलब कि 75 पैसे नॉर्मल रेट है और ओवर टाइम इसका डबल है, 1 रुपये 50 पैसे। फिर ओवर टाइम वेजेस निकालना पड़ेगा। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस निकालने के लिए ओवर टाइम को ओवर टाइम रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वर्कर ने कितने घंटे ओवर टाइम किया? 10 घंटे काम किया ओवर टाइम। और 1 घंटे का कितना है? 1 रुपये 50 पैसे। तो वर्कर को ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे? 15 रुपये मिलेंगे। तो नॉर्मल रेट किस पे बेस्ड है? बेसिक वेजेस प्लस डीए पे। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ। नॉर्मल रेट है 75 पैसे 1 घंटे का। ओवर टाइम हो गया आपका डबल, 1.5 रुपये। 10 घंटे काम करने पर ओवर टाइम 1.5 रुपये के हिसाब से कितने रुपए वर्कर को मिलेंगे? 15 रुपये मिलेंगे। लिख लिया सबने? अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट एज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या सेम है। तो यदि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 हो तो 10% है, तो एम्प्लॉय का भी कितना है? 10%। दोनों कितने हो गए? सेम। अब ये परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज को किस पे निकालना पड़ेगा? बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस कितनी है? 100 रुपये। तो 8% और 2% मिला के कितना हुआ? 10%। तो यहां पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के। मतलब दोनों बराबर हैं। और दोनों किसके बराबर हैं? 8% प्लस 2% इक्वल टू 10% किसका? बेसिक वेजेस। तो पहले केस में बेसिक वेजेस कितने? 100 रुपये। तो ए वर्कर के केस में कितना आएगा? 10% किसका? 100 रुपये का मतलब 10 रुपये। और दूसरे में बी वाले केस में
10% किसका? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ए वर्कर के केस में 10 रुपये और बी के केस में कितना है? 16 रुपये। हाँ जी, ए के केस में 10 रुपये और बी के केस में कितना है? 16 रुपये। ए के केस में 10 रुपये, बी के केस में 16 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें? रिपीट करूं? तो आगे देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट निकालना पड़ेगा जो बेसिक वेजेज और किस पे बेस्ड है? डीए पे। अब बेसिक वेजेज और डीए 100 रुपये प्लस 50 रुपये जो 150 रुपये दिए जा रहे हैं वो एक महीने के लिए दिए जा रहे हैं। 150 रुपये वेजेज किसकी है? एक महीने की। अब यदि वेजेज एक महीने की है तो टाइम भी कितने महीने का होना चाहिए? एक महीने का। तो 150 रुपये वर्कर वेजेज लेता है 200 घंटे काम करने की। एक घंटे की वेजेज कितनी होगी? 75 पैसे। ओवर टाइम का रेट नॉर्मल टाइम से डबल है तो 75 पैसे का डबल कितना हुआ? 1 रुपये 50 पैसे। वर्कर ने कितनी देर ओवर टाइम किया? 10 घंटे। 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 10 घंटे का वर्कर को ओवर टाइम कितना मिलेगा? 15। और ये ओवर टाइम किसको मिलेगा? ए वर्कर को, बी वर्कर को या दोनों को? तो आपका आंसर है ए वर्कर को। ठीक है इतना? चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बराबर है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% और 2% मिलाकर कितना है? 10%। तो एम्प्लॉय का भी कितना हुआ? 10%। अब 10% किसका निकालने को बोला क्वेश्चन में? बेसिक का। बेसिक कितना है? ए वर्कर के केस में 100 रुपये। तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं ए वर्कर के केस में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10 है और एम्प्लॉय का भी 10 है। और बी वर्कर के केस में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 16 रुपये और बी वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 16 रुपये। दोनों का अमाउंट बराबर है ना। तो ए वर्कर के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10 है तो एम्प्लॉय का भी कितना है? 10। और बी वर्कर के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 16 है, एम्प्लॉय का भी कितना है? 16। ठीक है इतना? अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। अर्निंग निकालनी है। अर्निंग निकालने के लिए क्या करोगे? पहले सारे खर्चे जोड़ लो और उसमें से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या कर दो? माइनस कर दो। नोट कर लिया यहां तक सबने? देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। यानी कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। अब यदि ए और बी वर्कर का हमें आंसर निकालना है तो उस केस में सबसे पहले यदि बात की जाए तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए वर्कर, बी वर्कर। हाँ जी, पहला अमाउंट क्या मिलना है वर्कर को? बेसिक वेजेस, जो कि फर्स्ट केस में 100 और सेकंड केस में 160। साथ में वर्कर को मिलना है डीए जो कि 50% है बेसिक वेजेस का। तो 100 रुपये का 50% 50 रुपये और 160 का 50% 80 रुपये प्लस ओवर टाइम वेजेस जो 15 रुपये केवल किसको मिलेगी? ए वर्कर को मिलेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो पीएफ एंड ईएसआई। यानी पहले वाले केस में कितना आया था?
10 रुपये और दूसरे केस में कितने 16 रुपये। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? एम्प्लॉयर कहता है मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा है 175 रुपये और 256 रुपये। यदि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एम्प्लॉयर कहता है मैं ए वर्कर के लिए 175 रुपये खर्च कर रहा हूँ और बी वर्कर के लिए 256। तो ए और बी दोनों वर्कर कहते हैं हमारा मालिक चोर है, झूठ बोलता है। हमने कहा नहीं नहीं हम चोर नहीं है, आपको जस्टिफाई करते हैं, पहले क्लियर करते हैं कि आपको ये पैसे कम क्यों मिल रहे हैं। चोर वर्ड क्यों बोला? क्योंकि हमने तो दुनिया को बताया था 175 रुपये कमा रहे हैं और घर पे लेके जा रहे हैं 175 से कम। तो हमने कहा पैसे तो आपको मिल रहे हैं, कुछ पैसे आज मिल रहे हैं, कुछ पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे। आज जो मिल रहा है और जो फ्यूचर में मिलेगा वो है तो आपका ही। हम तो आपको आज ही पैसा देना चाहते हैं, हम थोड़ी आपसे कोई झगड़ा करना चाहते हैं। एम्प्लॉयर कहता है मुझे क्या फायदा, देखो मेरी जेब से तो आज ही 175 जा रहे, आपको मिले ना मिले उसमें मेरी कोई गलती है, वो तो सरकार के नियम है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपए और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मैं तो आपको 175 ही देना चाहता था। सरकार ने मुझे एक लेटर भेजा मेरी कंपनी के नाम पर कि आपके यहाँ यदि कोई वर्कर काम करते हो और आप उसका पीएफ अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उसके अकाउंट में 10 रुपये और एम्प्लॉय के 10 रुपये काट कर बाकी के पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है और बाकी 20 रुपये उसी वर्कर के नाम पर एक पीएफ अकाउंट खुलेगा जिसमें पैसा निकालने की अथॉरिटी सिर्फ किसके पास होगी? वर्कर। ऐसे यहां पे 16 रुपये और 16 रुपये 32 रुपये माइनस करो 224। अब ये आ गई अर्निंग। जब सारी चीजें क्लियर हो गई तो वर्कर बोले हमारा जो एम्प्लॉयर है वो तो देवता है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया कंपनी है, अपना भी पैसा दे रहा है और मेरा भी पैसा दे रहा है। तो हम तो देना चाहते थे 175, हमारे पास से गए भी 175 हैं, बट अभी वर्कर को इमीडिएटली मिल रहे हैं 155 और 20 रुपीज मिलेंगे तो सही बट फ्यूचर में मिलेंगे। तो वर्कर कहता है ठीक है जी क्या कर सकते हैं हम, नियम है तो नियम है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो पहला आंसर आपका खत्म हो गया। दूसरा आंसर में क्या पूछ रहे हैं देखो, 2 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ। वर्कर कितने भाई आपके सामने? 2 वर्कर है ना, ए वर्कर और बी वर्कर। दोनों वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। कितनी जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? जॉब XYZ 3 जॉब को पूरा कर रहे हैं। अब 3 जॉब काम करने वाले 2 वर्कर, तो दोनों वर्कर की लेबर कॉस्ट का पैसा हम किससे मांगेंगे? XYZ से मांगेंगे। कितना मांगेंगे वो देखना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है XYZ जो मेरी जॉब्स हैं जहां से मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से मैं ए बी की कॉस्ट कितनी मांगू? 175 या 155? 256 या 224? बोलो भाई। एम्प्लॉयर अपने कस्टमर XYZ से ए वर्कर की कितनी कॉस्ट के पैसे मांगेगा? 175 या 155? 175, क्योंकि उसने तो खर्चा कितना किया? 175 और वर्कर को मिलेंगे भी कितने? 175, जिसमें प्रेजेंट 155, 20 फ्यूचर। तो ध्यान रखना कॉस्ट 175 है और 256 है, ये कॉस्ट नहीं है। मैंने इसलिए लिखा भी है लेबर कॉस्ट, फिर भी लोग गलत पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर का खर्चा तो 175 ही है। ठीक है ना? दोबारा समझाऊं? चलिए, तो 175 और 256 का अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है XYZ में। और लास्ट में एक पॉइंट और जोड़ दिया, जो ओवर टाइम किया वो कौन सी जॉब से रिकवर करो? Y से, क्योंकि ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब Y। ओवर टाइम किसने किया? किसने किया? ए ने किया। 15 रुपए ओवर टाइम का पैसा था, तो उसका मतलब 175 रुपए में 175 रुपए में 15 रुपए का बर्डन 15 रुपए का बर्डन आपको कौन सी जॉब पे डालना है? वाई पे। बाकी कितना बचा? 160 का बर्डन एक्स वाई और किस पे आएगा? जेड पे आएगा। 256 रुपए का बर्डन सारा का सारा किस पे जाएगा? क्योंकि यहां पे कोई ओवर टाइम नहीं है।
175 रुपए की लेबर कॉस्ट में 15 रुपए का सारा बर्डन कौन बियर करेगा? खाली वाई बियर करेगा, क्योंकि ओवर टाइम हमने केवल कौन सी जॉब के लिए किया था? वाई के लिए। बाकी बचे 160 रुपए। 160 कहां से आया? 175 में से 15 रुपए माइनस कर दिया। 160 रुपए का बर्डन हमें एक्स वाई जेड पे डालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 160 रुपए का बर्डन यदि तीनों जॉब पे डालना है तो कोई ना कोई रेशो चाहिए। वो रेशो कितनी दे रखी है? 40%, 30%, 30%, मतलब 4:3:3। तो 160 रुपए को ध्यान रखना, 175 नहीं, 160 को किस रेशो में बांटोगे? 4:3:3 के रेशो में बांटोगे। और इधर 50:20:30, मतलब 5:20 का मतलब 2:30 का मतलब 3, इस रेशो में 256 को बांटोगे, क्योंकि 256 में कोई ओवर टाइम का पंगा नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। बात समझ में आ गई सबको इतनी? अब प्रेजेंट कैसे करना वो भी देख लेते हैं। नोट कर लिया सबने? ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा था, उसी से हमने सेकंड पार्ट का हिंट भी ढूंढ लिया। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब। हाँ जी, कितनी जॉब है? एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। हम जानना चाहते हैं कि जो हमने लेबर कॉस्ट पे की है उसका बर्डन एक्स से कितना मांगे, वाई से कितना मांगे और जेड से कितना मांगे। फिर खर्चा करने के बाद खर्चे के पैसे भी तो मांगने पड़ते हैं। अब किससे कितना मांगे वो देखना पड़ेगा। तो खर्चा पहले किसके नाम से हुआ? खर्चा पहले ए वर्कर के नाम से हुआ। इसमें दो तरीके की वेजेस हो गई, एक ओवर टाइम वेजेस और एक वेजेस अदर देन ओवर टाइम। हाँ जी, वेजेस अदर देन ओवर टाइम। ओवर टाइम वेजेस कितनी दी? ओवर टाइम वेजेस कितनी दी? 15 रुपए दी। किसके ऊपर लगी? वाई के ऊपर लगी। अदर देन ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ? अदर देन ओवर टाइम का मतलब 175 में से 15 रुपए आप हटा दो तो 160 रुपए का खर्चा हमें और बांटना है। किस रेशो में? 4:3:3। 4:3:3 का मतलब क्या हुआ? 64, 48। समझ में आ गया सबको? 4:3:3 की रेशो में 160 को बांटना है, 175 को नहीं। अब कौन सा वर्कर आ गया? वर्कर बी आ गया। तो वर्कर बी का वेजेस कितना है क्वेश्चन में? 256 और रेशो कितनी है? अच्छा, यहां तो हमने रेशो कौन सी इस्तेमाल की थी? 4:3:3। और यहां रेशो कौन सी इस्तेमाल करनी है? 5:2:3। 128 51.20 70.80। सबको जोड़ लो। लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। अब यदि एक्स कस्टमर हमारे पास आता है और वो कहता है जी लेबर कॉस्ट कितनी है मेरे काम को पूरा करने की, तो मैं कहूंगा जी 64 रुपए ए वर्कर का खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा और 128 रुपए बी वर्कर का, क्योंकि आपके लिए कितने वर्कर काम पे लगे थे? 2, तो दोनों के पैसे आपको देने पड़ेंगे। सारे नहीं, थोड़े थोड़े। 64 और 128 कितना हुआ? 192। ऐसी वाई वर्कर वाई कस्टमर हमारे पास आया। वाई कस्टमर कहता है मुझे लेबर कॉस्ट के कितने पैसे देने हैं? मैंने कहा आपके लिए 2 वर्कर काम कर रहे हैं ए और बी,
बट ए ने ओवर टाइम भी किया आपके लिए, तो 15 रुपए प्लस 48 रुपए, तो ए वर्कर का खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा 51 रुपए 20 पैसे, आपको बी वर्कर का खर्चा बियर करना पड़ेगा और टोटल आपको खर्चा 114.20 बियर करना पड़ेगा। और जेड कस्टमर को ए वर्कर का 48 रुपए और बी वर्कर का 78.80, 78 है 76 है, टोटल नहीं मैच हो रहा था यार। हाँ जी 76.8 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल में मैच हो रहा था। तो कितना लिखूं? और टोटल वेजेस 431, तो 431 रुपए का खर्चा हुआ था टोटल एम्प्लॉयर का। 431 रुपए में एक्स पे लेबर कॉस्ट का बटन इतना आएगा, वाई पर इतना और जेड पर इतना। ठीक है इतना। बोलो भाई, रिपीट करूं? आज के लिए इतना ही करते हैं।